So guys, very good morning. We are starting with a new subject called strategic. रिश्ता वही सोच नहीं दोस्तों. वंस अगेन आईपीसीसी इन्फोटेक के बाद में मैं आपके सामने लेकर आया हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरे 50 मार्क्स के लिए. राइट एवरीबॉडी? सो जितना वेटेज आपके आईटी को होता है उतना ही वेटेज सेम टू सेम वेटेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी एसएम के लिए भी होता है. और ये रहा आपके सामने वो सिलेबस एसएम का. सर कितने चैप्टर्स है इसमें? देयर आर 7 चैप्टर्स इन दिस सिलेबस ऑफ 50 मार्क्स. एग्जामिनेशन में पूछते हैं 60 मार्क के लिए और लिखना होता है 50 मार्क्स के लिए. और आपकी बातें बंद करो, मुझे बोलना है. आप सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करना. सुनो जरा ध्यान से. आज जो सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इट इज मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट वी लर्न इन आईटी. ये बाय डिफॉल्ट इंटरेस्टिंग है. मतलब आईटी में वो चीजें सोचना पड़ती जो हमारे आसपास है ही नहीं. अगर मैं आपको बोलता हूं वर्चुअल रैम के बारे में सोचो, कैशे मेमोरी के बारे में सोचो, आपको महसूस करना पड़ेगा. राइट? बिकॉज यू हैव नॉट सीन अबाउट इट. अभी आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट, इट्स अबाउट बिजनेस. इट्स अबाउट व्हाट? जैसे आईटी के बारे में, तो एसएम किसके बारे में होगा? नहीं. आईटी के बारे में है, आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में है. वैसे एसएम किसके बारे में होगा? आपका क्या अंदाज है, क्या आपका इसके ऊपर विचार है, ये सब्जेक्ट किसके बारे में होगा? ये बिजनेस के बारे में. तो इसका मतलब बातें दूसरी मत करो, सुनो. इट्स अबाउट बिजनेस. राइट? तो बिजनेस तो वैसे भी लोग करते जो एसएम नहीं पढ़ते हैं. नहीं, मेरा सवाल है, इस प्रेस्टीज पॉइंट पे न जाने कितनी शॉप्स होगी जो बिजनेस कर रही है जिसको एसएम, जिसने सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं है. तो फिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे? नहीं, पूरी दुनिया बिजनेस कर रही है विदाउट एसएम पढ़े. तो सर आप क्यों पढ़े? आप नहीं भी पढ़ते भी. आपके पापा है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है. इट डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, स्टिल ही इज रनिंग द बिजनेस. हम और अच्छा कर पाएंगे. बताएंगे कौन जवाब देगा? एसएम पढ़ने से ऐसा क्या हो जाएगा? बिजनेस तो बिजनेस ही रहेगा, धंधा नहीं बदलेगा. भाई और बहनों, धंधा नहीं बदलेगा, धंधे करने के तरीके बदलेंगे. आज हमें इस सब्जेक्ट की वजह से एक धंधा करने का नया तरीका मिलेगा. हमारी सोच चेंज होगी, हमारा विजन. आपका ध्यान नहीं, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? कॉन्सेंट्रेट. आप पता नहीं जब लेक्चर जब 5 मिनट आपको समझते नहीं आपके साथ में हो क्या रहा. रिलैक्स, चिल. मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये. मैं आपको बता रहा एक सब्जेक्ट होता है जिसका बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट होता है. ये वैसा सब्जेक्ट है. अगर आपने मुझे पूछा सर आईटी और एसएम दोनों में से और अच्छा कौन सा है, तो मैं कहूंगा एसएम बहुत अच्छा है. क्यों? अरे इट्स अबाउट प्रैक्टिकली, यू कैन सी दैट. मैं आपके सामने इस क्लास में देखो, कई लोगों ने एसएम पढ़ के वो कितने आ गया है. इस क्लास में बताओ कौन कौन एसएम पढ़ के आ गया है? बहुत सारे ब्रांड्स आपके सामने आसपास इर्द गिर्द आपके पास में भी होंगे. जैसे मेरे पास ये ब्रांड है लेनोवो. राइट? लेनोवो है. ये कौन सी? इसी डाइकिन. ये सोनी. मेरे पास मोबाइल एप्पल. ये कौन सा है? वीवो. ये क्या है? मदरबोर्ड इसके अंदर इंटेल. आपके पास जो घड़ी, बताओ घड़ी का कोई ब्रांड जो आप पहन रहे हो उसे? टाइटन, रोलेक्स. राइट? और कुछ बताएंगे आप? ये भाई ये प्रोजेक्टर कौन सी कंपनी का है? BMW ले लो. और बताओ. इतने सारे बिजनेस जो है. आपकी बातों से मैं परेशान हो रहा हूं. राइट? डोंट डिस्टर्ब मी सो मच. मुझे पढ़ाने का है और सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप उत्साह मनाइए उसका. मुझे बोलना है आप सभी को कि ये जो इस क्लास में बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, वो इतने आपके देखो. ये कुछ डाइकिन तो इंडिया का ब्रांड है भी नहीं, एप्पल तो इंडिया का ब्रांड है भी नहीं, पर ऐसे बहुत सारे इंडिया के ब्रांड है जो आपको पता भी नहीं है. मतलब कहते हैं कि जो जिसने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है वो इंसान जिंदगी में कितना आगे जा सकता है, उसका एग्जाम्पल है. राइट एवरीवन? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ के एप्पल आज यहां पे है. एप्पल के बारे में सुन के आपको ताज्जुब होगा. 2007 में एप्पल फोन लॉन्च हुआ था. वैसे एप्पल बहुत पुराना मोबाइल फोन नहीं है. एप्पल ने तो अपना शुरुआत किया था आईपॉड से. कंप्यूटर लाया था, फिर आईपॉड लाया. आईपॉड को बहुत पॉपुलैरिटी मिली आईपॉड से. आईपॉड बहुत चलने लगा. उसके बाद में 2007 में उन्होंने इतना लेट, नोकिया के कई सालों बाद, जब नोकिया इंडिया में माहौल कर रहा था, नोकिया का मार्केट शेयर जानते हो 2007 में कितना था? तब जमाने में सिर्फ फीचर्ड फोन हुआ करते थे, फीचर जो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करने का. और तब मोबाइल नोकिया का मार्केट शेयर 60% हुआ करने का. 60%. अब बचकर 6% में नहीं रहा.
मतलब वही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको ऊपर लेके जाएगा, और वही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर गलत तरीके से यूज करें तो आप 60 से 6 भी आ सकते हो। राइट एवरीवन? तो इसीलिए मैं आपके सामने कुछ लोगों को लेके आ रहा हूं आज। मैं इंडिया के कुछ खास लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं इनको, ध्यान से देखिए। ओके गाइस, ये रहा आपके सामने। ये मुझे आपको सामने कुछ लोगों को रखना है जो आपके हिसाब से, अब देखिए यहां पे ये लोग को आपको बहुत टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन को मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं आपके सामने। चेक करिए, मैं वर्ल्ड के कह रहा हूं। इंडिया के टॉप 10 का वीडियो दिया नहीं किसी मुझे? इंडिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन उसका वीडियो दिया नहीं किसी मुझे? हाँ दिया ना। कहाँ है वो? दिया ना। वर्ल्ड के? हाँ वर्ल्ड के। जल्दी से लेके आ, तो नहीं है। Can you predict number one? None other than one and only Bill Gates, right? बिल गेट्स है नंबर 1 पे। और ये सब क्यों दिखा रहा है? ये वो सारे लोग हैं जो एसएम पढ़ते हैं। बिजनेस करने वाले इस दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, पर बिजनेस चलता कितने लोग हैं? सिर्फ 100 लोग, राइट? वो लोग जो सारे एसएम पढ़ते हैं। इस दुनिया में बिजनेस करने वाले बहुत लोग हैं, पर चलने वाले लोग की संख्या बहुत ही कम है। और हमें आज समझना होगा वो सारे लोग हैं जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। इन लोगों को देख के हमें ये एसएम सब्जेक्ट पढ़ने का उत्साह आएगा। हमें लगेगा अच्छा, मेहनत ऑटो चलाने वाला भी करता है, मेहनत मैं भी करता हूं, मेहनत मुकेश भाई भी करते हैं, राइट? पर सबके कमाने का जो लेवल है बहुत डिफरेंस है। आज एक ऑटो 18 घंटे काम भी कर लेगा, ओला कैब्स वाला भी 18 घंटे काम कर लेगा। जो ओला की गाड़ी चलाता है ड्राइवर जो है 1000 रुपए कमाएगा बहुत से बहुत। मैं 18 घंटे काम तो मैं कुछ अलग लेवल पे कमाऊंगा, और मुकेश भाई 18 घंटे करें तो फिर तो सीमा ही नहीं। समझने की बात है, तीनों का भी काम करने का मेहनत उतनी ही है, बट मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत के साथ में एसएम का होना जरूरी है। धंधा नहीं बदलेंगे, धंधा करने का सिर्फ चेक करिए। कितनी उम्र होगी भाई साहब की? जस्ट 31 ईयर ओल्ड। और दुनिया के टॉप 10 में से 7 लोग जो यूएसए की है रिचेस्ट पर्सन में से। इसका मतलब कुछ अलग खाते हैं, करते अलग है। कितना होता है इंडियन रुपीस में? डॉलर से अभी 42 बिलियन बोल रहे हैं, तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोड़ लगाएंगे तो ये 4200 करोड़। 4200 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 60, अभी ये तकरीबन मुझे लगता है 2.5 लाख करोड़ के आसपास उसकी स्टेट है। अकेला ही उसका मालिक है। 2.5 लाख रुपए नहीं बोला आपके, 2.5 लाख रुपए है, 1 करोड़ नहीं, वो 2.5 लाख करोड़ की बात कर रहा है। इंडिया में 1 करोड़ अगर रहता तो बोलते बहुत बड़ा आदमी।
वो एक नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, शरद पवार से भी आगे है। जानकर ताजुब होगा, भारत का एक भी नहीं है, भारत का टॉप 10 में एक भी नहीं है, मुकेश अंबानी टॉप 20 पर भी नहीं है। कल हमने आईटी में कौन से पढ़ा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, उसका ये ओरेकल उसका मेन प्रोडक्ट है। जो दुनिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बैकएंड में ओरेकल होता है, और ये डेवलप्स डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर बनाता है। सेवेंटी ईयर्स का लगता नहीं पर ऐसे। आगे बढ़ेंगे। इस इंसान के बारे में आप सुना होगा, राइट? वॉरेन बफेट के बारे में सुना होगा, और उसके नेटवर्थ, और अंकल बहुत उम्र के हो गए, इनकी उम्र 80 भी क्रॉस कर चुके। अभी जाते समय आप देख रहे हो कहां पहुंच गए। शुरुआत की थी तब बहुत कहीं भी नहीं थे, अब जाने का वक्त आ चुका है। 83 एज है, और ये वर्ल्ड के टॉप, वर्ल्ड के बोल रहा, वर्ल्ड के, अगेन फ्रॉम व्हाट, यूएसए। लगता है दुनिया का सारा पैसा, हालांकि पॉपुलेशन वाइज दे आर नॉट वेरी, वेरी क्या बोलते हैं, रिच। भारत में अच्छा इनके प्रोडक्ट बनते, कंजम्पशन पूरा इंडिया में होता है। इंडिया जैसे, और देखो इंडिया में और चाइना में दोनों का मिला के तो 250 पौने 300 करोड़ है, और पूरे वर्ल्ड का 600 करोड़ है। तो आधा तो हमारे दोनों के पास ही है। तो उधर के लोग जो भी बनाते बिकता तो दोनों में ही है। तो मतलब हम ही लोग उनके लिए रेवेन्यू जनरेट, इसलिए तो मोदी जी की इतनी इज्जत है वर्ल्ड में जहां भी जाते, बिकॉज मोदी जी को इग्नोर करेंगे और चाइना को इग्नोर करेंगे, मतलब आधा वर्ल्ड तो वैसे ही खत्म हो गया। इसलिए हमारे जो मार्क है, जो बहुत होशियार है, फेसबुक का जो ओनर है, जब भी मोदी जी यहां आते हैं, वहां जाते हैं तो उनसे मिलता है। अगर वो यहां पे आता तो इंडिया से मिलता है, बिकॉज उसको पता है इंडिया से ही उनका मिलता है। और सबसे ज्यादा इतना फेसबुक का, बिकॉज इंडिया में कैसा है, फेसबुक की यूजर बहुत ज्यादा, क्यों? बिकॉज इंडिया में इसकी उसकी बातें करने बहुत मजा आती है, राइट? और इसके दुनिया में झांकने का, उसके दुनिया में झांकने का बहुत मजा है, राइट? नंबर 1 पे आने ही वाले वो इंसान, ध्यान से देखना। नाम तो सुना होगा, बिल गेट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट, दे हैव गॉट विंडो एज वेल। और विंडो के जैसे और भी इतने सारे प्रोडक्ट है जो हम जानते भी नहीं, पर उसकी होती जरूर है। आजकल माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड भी आया है, जहां पे वो अपना डेटा सेंटर भाड़े पर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स का जो सारा काम है, बिल गेट्स ने जो काम पैसा कमाया है, आपको पता नहीं वो इनका हिस्ट्री जो था, व्हेन ही स्टार्टेड विंडो ही हैज गिवन फ्री डिविडीज ऑफ विंडो। पहले डॉस हुआ करता था, तो अपना नाम करने के लिए उसने क्या किया, लोग पीपल आर नॉट रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम डॉस टू विंडो, और इस इंसान ने क्या कहता, फोकट में विंडो दिया, ले लो ले लो ले लो। लोग बोले नहीं लेंगे। फिर क्या क्या फोकट में दिया, 95 फोकट में गया, विंडो 98 फोकट में गया। फिर लोगों को लत लगी, बोले बहुत भारी है, क्योंकि वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड जो था वो कलरफुल और जो ग्राफिकल होने लगा, जैसे काई था आप गाई होने लगा, राइट? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने लगा। एंड देन फिर लोगों को लत लगा, देखना बिजनेस करने का स्ट्रैटेजी, ये ऐसे में पढ़ के आगे गया वो। इसने पहले पैसा नहीं कमाया,
पहले माहौल बनाए। जैसे आजकल फ्लिपकार्ट कर रहा है, फ्लिपकार्ट वैसे लॉसेस में है, फ्लिपकार्ट लॉसेस में है, जियो लॉसेस में है। दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट फर्स्ट। एक बार मार्केट कैप्चर हो जाएगा उसके बाद में मजे लेंगे जिंदगी के, राइट? गेस करो, बताइए भाई। अब मैं ससुरा है अपना, इसकी इकलौती डॉटर है, ये तब से उसके पीछे पड़ा है। बेटा तुझे 87 नहीं मिला ना, तभी चलेगा उसका। अच्छा 0.4 भी मिल गया ऊपर का। बस हो गया यार, राइट? अमेजिंग। अब जरा इमेजिन करेंगे भारत का जो टॉप 10 है उसके ऊपर गौर से आपको देखना होगा। ये 87 है टॉप मोस्ट, और ये है भारत के वो टॉप 10। शरद पवार, मैं वाइट पैसों की बात कर रहा हूं। यह है गौतम अडानी, आप सभी जानते होंगे इसको, राइट? नेटवर्थ इनका 7 बिलियन, जो 7 बिलियन से देखो भाई, ये भारत का टॉप 10 चालू हो गया। ये सब वीडियो दिखा के क्या मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं कि देखो भाई, मेहनत करने वाले सभी लोग हैं। टॉप 10 वाला भी मेहनत करता है, टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 1 लाख भी मेहनत ही करता है। सफलता सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है। और आपको बताते हुए मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है कि टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सिवाय कुमार मंगलम बिरला के, ठीक है ना? उस आदमी के अलावा टॉप 100 में एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो जॉब करता है। नहीं, मैं आपका दिमाग में चेंज करना चाहता हूं। जो इंसान आफ्टर बिकमिंग सी, अगर इफ यू आर सर्चिंग जॉब, यू आर किलिंग योरसेल्फ। अगर आपको देखो साहब, पैसा जीने के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा वाले क्या करते क्या खाते, ऐसा कुछ नहीं होता। बट पैसे से आपको इज्जत मिलती है। जितना पैसा कमाते हो ना, तो लोग आपको लगता है बहुत टैलेंटेड है इसीलिए पैसा कमाते। और पैसा नहीं है तो लोग बोलते हैं यार नहीं, येड़ा है, इसको समझता नहीं, इट कैन नॉट अर्न बिकॉज इज नॉट दैट टैलेंटेड। लोगों का ऐसा नहीं कि पैसा लोगों को 1 रुपए भी नहीं देगा वो। अब कोई इंसान बिल गेट्स बहुत पैसा वाला, आपको कुछ दे रहा है क्या वो? बट वाई डू वी एडमायर हिम कि वो कुछ तो टैलेंट है इसलिए इतना बड़ा आदमी वो है, राइट? So this is how people recognize you. So please do not ever think of doing job after becoming CA, because अगर आप CA करने के बाद भी जॉब कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है? आप कभी भी कितने भी जिंदगी में कुछ भी कर पाओगे, तभी भी जिंदगी के टॉप 1000 में भी नहीं आओगे, राइट? नहीं आ सकते, बिकॉज देयर इज ऑलवेज कंस्ट्रेंट। व्हेन आई बिकेम CA, आई वाज ऑफर्ड फॉर 9 लाख रुपीज पर ईयर, और मैं काम कर रहा था मेरे कोचिंग के लिए जिसमें सिर्फ 4 स्टूडेंट हुआ करते थे। I became CA in 2008. My friend also has become along with me. He also became CA. He joined Big Four. I started coaching. And first month, I have earned around 3-4,000 rupees. He has earned around 60,000 rupees. साल भर भी होता रहेगा। मेरे हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हुए। 4 से 6 स्टूडेंट हुए, 8 हुए, 10 हुए, 12 हुए, 40-50 हुए। उस इंसान का पैकेज 11 तक पहुंच गया तो उसने 2 लाख भी नहीं कमा रहा था। मुझे 1000 बार कहा उसने, मत कर ये सब, ये टीचर बनना बहुत अच्छी बात नहीं है, तो एक काम कर, तू भी जॉब कर ले। मैंने उसकी नहीं सुनी, अपने सिर्फ दिल की सुनी। नाउ ही इज अर्निंग 32 लाख रुपीज पर ईयर। EY का पैकेज उसको इन हैंड उसको मिलता है। और मेरा, अगर मैं भी जॉब कर लेता तो मैं भी 30 साल, और वैसे भी 30-40 लाख कमा के भी ब्रांड किसका बन रहा है? EY का बन रहा है। उसका नाम, वो ऐसा नहीं बोल रहा EY उसके नाम पे नहीं है। वो EY तो कितना भी काम कर रहा है तो EY। आज कितना भी किया तो SPC तो है। So try to understand, never think of doing job. अगर आप SM पढ़ रहे हो तो think always this कि यार मुझे बिजनेस पढ़ाया जा रहा है ताकि मैं बिजनेस करूं। And somehow मुझे लगता है मेरे सक्सेस के पीछे this subject has really contributed a lot. ये सब्जेक्ट मुझे पसंद भी इसलिए भी है क्योंकि मैं इस सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ता भी हूं और अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको यूज करता हूं, इसीलिए मैं आगे हूं। अगर ये सब्जेक्ट को सिर्फ मैं पढ़कर अपने क्लास तक ही सीमित रखता और अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं करता तो शायद से मैं इतना आगे नहीं पढ़ पाता। ये सब्जेक्ट बहुत ऑसम चीज है। ये जितने भी लोग हैं ना आपके सामने, ये जितना भी टॉप 10 है,
ये सारे के सारे लोग एसएम पढ़कर वैसा ही काम करें जैसे एसएम कर रहा है. इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस. मेहनत करने से आगे नहीं जाओगे, मेहनत के साथ में सही दिशा होना चाहिए, और दिशा आपको एसएम देगा. पढ़िए. एक सरप्राइज आने वाला है आपके सामने इस कुछ देर बाद, और ऐसा इंसान भी है. अब बोले अच्छा ये लोग, ये भी टॉप 10 में, ये भी इंसान टॉप 10 में है, और वह इंसान पूना से है. कौन है भाई? द ओनर ऑफ आइडिया. हाल ही में बहुत ये सुर्खियों में रहे बिकॉज इन्होंने आइडिया और वोडाफोन का जो मर्जर किया, उसके बाद में इट हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क. अब इनका शेयर मार्केट में 37% के करीब हो चुका है. वोडाफोन एंड आइडिया के मर्जर के पहले द आइडिया वाज अराउंड 17-18% और वोडाफोन अराउंड वही 15-20% के करीब था. नाउ कंबाइनली दे हैव कलेक्टेड अराउंड 35% मार्केट शेयर. मतलब 100 में से 35% लोग जो है वो सिर्फ आइडिया और वोडाफोन का नेटवर्क यूज करते हैं, राइट? एंड दे मेड द स्ट्रैटेजी टू फाइट जियो. एक बार ताली हो जाओ भाई. अरे 100 ताली से स्वागत करी इस इंसान का. इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, इतने सालों से, आज तक भारत के टॉप 10 में पूना का कोई भी इंसान नहीं रहा. इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, राइट? पहली बार वो बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2017 में वो बात हो गई, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार. ही इज व्हाट, नन अदर देन वन एंड ओनली साइरस पूना वाला, जो रहता है यहां पे आपके पास में. ये कौन सा एरिया बोलते हैं उसको? सालिसबरी पार्क में. बहुत ज्यादा 3 किलोमीटर दूरी पे रहता है इंसान आपसे. और ये इंसान का बिजनेस चालू था घोड़े से. लिखा भी देखो, ये पूरा जो रेस कोर्स जहां पे वहां से उन्होंने शुरुआत की थी. और इनका मेन काम है, आपको पता है क्या करता है? ये वैक्सीन बनाता है. मतलब पूरे वर्ल्ड का कोई भी बच्चा पैदा होता है, अगर वो पैदा हुआ है तो मतलब इन्होंने बनाई वैक्सीन उसको चाहिए, वरना ये बच्चे का सर्वाइवल मुश्किल में है. और इट इज यूनिक प्रोडक्ट विच हैज डेवलप. पता नहीं पहले उसने ये प्रोडक्ट बनाते समय घोड़ों का इस्तेमाल किया था, फिर बाद में उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल बाद में फिर उसको आर्टिफिशियल बनाया. मतलब जो फिर इतने सारे घोड़े कहां से लाएंगे ना. तो अभी घोड़े बहुत है उसके पास में. वो रेस कोर्स तो उसका शौक हो गया अभी. पर रेस कोर्स ने उसको दुनिया में एक नई चीज दी, वैक्सीन. देखो ना, बाय प्रोडक्ट इतना आगे गया, मेन प्रोडक्ट से आगे गया. मेन प्रोडक्ट वाज रेस कोर्स, और उसका मेन काम था घोड़ों को. यहाँ पे संडे के दिन होता है कभी जाना वहां पे. अरे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पे. बड़े लोग मतलब आपको लगेगा अच्छा ये भी आया. मैं जब एक बार गया था वहां पे, ये अपना क्या राहुल बजाज भी आया हुआ था. आपको आलिया भट्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, तो आलिया भट्ट का हौला है क्या? तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़े बड़े लोग बहुत सारा पैसा लगाते हैं और उनका कुछ कमीशन इनको मिलता है. पर इस वो तो उसके लिए चिल्लर है. ये पैसे कमाता है वैक्सीन से. आज भारत देश में देखो ना 8.5 बिलियन यार, ह्यूज अमाउंट. इट्स नॉट अ रुपीज, इट्स व्हाट डॉलर. बिलियन है, 100 को का लगता है. खुद के चॉपर में घूमता है. पुणे में 2 लोग के पास में चॉपर, एक इसके पास में और एक उसके पास में, अविनाश भोसलो के पास में. ये दोनों लोग उड़ते हैं ना, जो दिखते हैं ना, आधे इनके उड़ते हैं इधर उधर. अगर इसको हड़पसर जाना तो चॉपर में आता है. तुम क्या लेके आए प्रेस्टीज पॉइंट पे? क्या लेके आया तुम? मैं आपको ये बताकर आपको एक इंस्पायर कर रहा हूं, वरना ऐसे देखो, मैं आपको जरा वॉट तो बता दूंगा. पहले समझना भाई, क्यों बता रहे भाई, क्यों नहीं पढ़ना, ये ऐसा बनना है तो. वरना अगर आम आदमी आपको नौकरी करना है तो कोई बात नहीं, सीए का पेपर है, पढ़ लो, पास हो जाओ, वहां तक कि आपकी जिंदगी से मेहनत. पर मैं चाहता हूं इस सब्जेक्ट को जियो भाई. ये सब्जेक्ट आपको बहुत आगे लेके जाएगा. जैसे मैं खुद फील करता हूं, ये सब्जेक्ट ने जैसा कहा मैं बिजनेस वैसे रन करता हूं. मैं अपना दिमाग कम लगाता हूं और एसएम का ज्यादा. आप बहुत सारी चीजें समझोगे इस सब्जेक्ट में, मजा आएगा. जानते हो कौन है ये? लक्ष्मी मित्तल है. इनका वर्ल्ड का सबसे महंगा बंगलो है.
वैसे हमें नाज है इनके ऊपर कि वर्ल्ड का जो सबसे महंगा बंगलो है, मैं इंडिया का नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड का सबसे महंगा बंगलो इस आदमी का है। लक्ष्मी मित्तल ये भारत के, पर रहता है अभी इंडिया, ये एनआरआई जैसा काम करता है, ये इंडिया में नहीं रहता अभी, यूके में रहता है। और ये किंग का बादशाह है। किंग किसका? स्टील, किंग ऑफ स्टील। ये किंग ऑफ बॉलीवुड है, किंग ऑफ स्टील है। इन्होंने आर्सेलर नाम की कंपनी को एक्वायर किया था। आर्सेलर कंपनी मालूम है, जो वर्ल्ड के टॉप 10 में स्टील का कंपनी हुआ करने का, उसको भी एक्वायर करके इन्होंने $31 बिलियन का एक्विजिशन किया था। सोचो मैं क्या हो रहा, $31 बिलियन का एक्विजिशन, भारत के इतिहास का सबसे पहला फॉरेन एक्विजिशन जो 31 बिलियन का हुआ था। उसके बाद में टाटा ने कोरस को लिया था $12 बिलियन में। तो सोचो 31 बिलियन के बाद में सेकंड नंबर कोई तो 12 है। ये आदमी बोलता है भारत के अंदर कोई भी सिक अगर आपकी कंपनी होगी जो स्टील की है, मैं बैठा हूं जिसको वैसे। अरे अपने बेटे के शादी में किसको नचाया मालूम है इसने? शाहरुख खान को नचाया। शाहरुख खान को बोला तू नाच, बोले मैं ऐसा नाचूंगा, बोले नहीं वो घोड़े पे मेरा बेटा रहेगा तू नाचेगा, बोले मैं नहीं नाचता। बोले क्यों नहीं नाचेगा? बोले मैं कैसे नाचूं, मैं स्टार हूं। बोले जो भी है नाचना पड़ेगा। कितने पैसे मांगता है? 1 करोड़। बोले नहीं नाचूंगा। 2 करोड़, 3, 5 करोड़ दूंगा कलाजा नाचने के लिए। शाहरुख खान एक घंटा आता है, नाचता है, 5 करोड़ लेके जाता है। मतलब सोचो ग्रैंड मस्ती देखिए। वो शाहरुख का जाने दो, हवा देख रहे हो क्या? सिर्फ शाहरुख खान घोड़े के सामने नाच, देखो हवले से नाचा होगा वो। 5, ही इज गेटिंग पूरे 5 करोड़। ये इतना माज जो है ना, माज, ये पैसे का माज, और इन्होंने किया है उतना। वर्ल्ड का नंबर 1 है भाई स्टील में। स्टील का नंबर 1 है वो अभी, इंडिया का नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड का है वो। और 6 नंबर पे हमारे टाटा कोरस है, रतन टाटा। आदि गोदरेज अभी भी इनका एचयूएफ चलता है। ये गोदरेज फैमिली के, आदि नाम है उनका, आदि गोदरेज। वैसे गोदरेज फैमिली अभी तक इनका ब्रेकअप नहीं, जैसे रिलायंस का ब्रेकअप हुआ है 2 भाइयों का, वैसे इनका ब्रेकअप नहीं हुआ, साथ में रहते भाई लोग अब तक। और गोदरेज का क्या नहीं आता? गोदरेज का बहुत कुछ आता। प्रोडक्ट जानते हो गोदरेज क्या? ए हेडा है, कुछ अच्छा बोलना, हौला है कहते गोदरेज है। अरे तो जो और कुछ सोचा नहीं हेडा के अलावा? अरे गोदरेज लॉक बोल दिया होता है। 90% लोग इनके बारे में जानते नहीं कौन है। जानते भी कैसे आप इनके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। कौन है ये? कटप्पा? तो पागल है क्या? उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, पैसा देगा उसके पास कितना है। गोदरेज से भी आगे है वो। ये अपने उसके ओनर है HCL के, HCL IT कंपनी जानते हो, उसके ओनर है इनके में। पहले तो उन्होंने, और एजुकेशन पूना से किया है इस बंदे ने। He did his education from Pune, शिव नादार। वैसे कभी आपने इनको सुर्खियों में देखा नहीं होगा, हाल ही में बड़े हुए हैं। सर ये टॉप 10 की रैंकिंग चेंज होती है क्या? हर साल चेंज होती है। हर बैच में मैं जब बताता हूं कुछ नए चेहरे तो कुछ निकल जाते हैं। एक जमाने में अनिल अंबानी थे यहाँ पे, विजय माल्या थे, अपने सुब्रतो राय थे, तीनों। अभी टॉप 50। अनिल अंबानी तो बहुत बहुत पीछे गया है। वो अनिल नहीं, हौला अंबानी है। अनिल अंबानी को ऐसे मुझसे पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। वजह मैं बताता हूं। अनिल अंबानी के जितना भी थोड़ा नॉलेज अगर आपको होगा बिजनेस का, अनिल अंबानी ने आज तक जो भी बिजनेस किए, चाहे रिलायंस ज्वेलरी हो, चाहे रिलायंस वो क्या बोलते हो, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, नोबडी इज मेकिंग प्रॉफिट। रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस पेट्रोलियम, फ्रेश, ये हौले ने जितना भी पैसा डाला होगा आज सब घाटे में। और वो एक उसका भाई है, वो कुछ बहुत ही आगे है। एक भाई बहुत होशियार है। इनका मेन काम है जो कंस्ट्रक्शन से, और टाटा ग्रुप में काफी इनका शेयरिंग है। तो रतन टाटा के वन ऑफ द प्रमोटर में से है, काफी पैसा है इनका।
भारत के टॉप 50 में आप एक इंसान का नाम जानो तो हैरान हो जाओगे। भारत के टॉप 50 में एक इंसान है, टॉप 25 में पतंजलि का जो पार्टनर है रामकृष्ण बालकृष्ण बालकृष्ण बालकृष्ण, वो नहीं आता क्या सफेद कपड़े पहना होता है, वो ही इज द सीईओ ऑफ पतंजलि। 98% पैसा, 98% शेयर उसके नाम पे पतंजलि का, मालूम है उनको। सो वो जो एडवर्टीजमेंट है ना, बाबा के पास कुछ नहीं है, बाबा से मुखौड़ा है, बाबा के नाम पे नहीं कुछ। बाबा इज नॉट ओनिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। वो है ना, क्या नाम उसका, बालकृष्ण, वो एक्चुअली वो जो पूरा बनाता है ना, वो जो बोलते बाबा बोलते ना आयुर्वेदिक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, ये ऐसा है वैसा है, हर्बल है, वो सारे के जो ज्ञान है वो बनाता बालकृष्ण ही है। बाबा से उसको प्रमोट करते, समझते हैं क्या? वो बैकबोन है और सारा शेयर उसके नाम पे ही है। इनके बारे में सुनकर और भी अच्छा लगेगा, ये हमारे खानदेश के अमलनेर के इंसान है। जलगांव के पास में एक तालुका है, वहां का आदमी है। मतलब अमलनेर, तो सोचो ये पाचोरा जलगांव या अमलनेर वो जगह का ये आदमी है। जलगांव के पास सोचो कहां से आदमी कहां जा रहा है। ये पहले क्या चालू किया, डालडा घी। ऐसा था विप्रो डालडा घी आता था, डालडा घी, घी का गावरान घी नहीं बोल रहा मैं, डालडा घी जो नहीं कि पैकिंग में आता है, उसकी शुरुआत की। आप क्या डालडा से निकले आईटी में गए, डालडा से शुरुआत की घी से। अब ये आईटी कंपनी ही चलाते, विप्रो वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी ऑफ इंडिया है। और इनके कितने प्रोजेक्ट्स है यार, ये आदमी ने अपनी दुनिया खुद बनाई है। बहुत छोटी सी जगह था ना इसमें, कहां से डाइवर्सिफिकेशन का हद है, क्या क्या नहीं किया उसने। सोचो ना, डालडा घी बेच रहा है, आईटी कंपनी सोचेंगे बोले फील्ड भी कैसी चुनता है आदमी। सिर्फ मुझे बता दो ये आदमी कौन है। बिल्कुल से, क्या नॉलेज है यार बेटा तेरा। इज द ओनर ऑफ सन फार्मा, जिसने रैनबैक्सी को एक्वायर किया था अभी हाल में। जितने लोग दवाई के संबंधित लोग हैं यहाँ पे, कभी देखा होगा मेडिकल में, तो सन फार्मा कभी सुना होगा और रैनबैक्सी भी सुना होगा। तो रैनबैक्सी को इसने एक्वायर किया है और देखो कितना बड़ा आदमी बन गया। मतलब अभी मेडिसिन में आधी मेडिकल इसके नाम पे ही होती है। मतलब कोई आदमी बीमार होगा तो इसको क्या आएगा। सन फार्मा बिगेस्ट है, वो बहुत बड़ा है, वो जाइंट है वो। मतलब वो छोटी छोटी कंपनी को एक्वायर, जो कंपनी उभर नहीं आती है उसको एक्वायर कर लेता। जिसने कहा था कुछ रिसर्च डेवलपमेंट किया, बहुत अब मस्ती में आ रहे, आज एक्वायर कर रहा हूं, बोले नहीं आता ना, क्या नहीं आता, आता हो सर। बड़ा आदमी ना वो, आप समझे क्या, वो किसको भी खरीदने को बैठा है। रैनबैक्सी को ले लिया, मतलब क्या, रैनबैक्सी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया, उसको एक्वायर कर लिया उसने। क्या नाम है देखो, दिलीप संघवी। और सोचो मेडिसिन है ना, प्रॉफिट बहुत है, टर्नओवर कम भी रहता तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दवाई है ना वो, रिसर्च अगर हो गया, अगर कॉम्बिफ्लैम का रिसर्च हो गया तो उसके बाद में उसको खर्चा कम है, सिर्फ कमाई है। खर्चा कब तक लगेगा, जब R&D जब तक कंप्लीट नहीं होगा। ये ऐसे में के लोग हैं। वन नंबर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। कितना है वर्ल्ड का टॉप, फर्स्ट वन का कितना पैसा है, 87। भारत का कितना है, और इससे ज्यादा पैसा फेसबुक के ओनर के पास में। इनकी एज कितनी है वैसे, 57 में आए थे, 60 साल के हो गए इसी साल। और वो फेसबुक का ओनर जो 30 साल का, 30-31 साल का, उसने जिंदगी में 10 साल ही काम किया। क्योंकि मार्क को मैं बहुत फॉलो करता हूं, वो बोलता है मुझे ज्यादा काम ही नहीं करना है, आई विल वर्क ओनली टिल 38 ईयर्स, टिल द एज ऑफ 38। उसके बाद में मैंने जितना पैसा कमाया से मैं उड़ाऊंगा। मैंने कहा तू क्या तेरा मोहल्ला उड़ाएगा वे, तू क्या उड़ाएगा, सर मोहल्ले को लेके जा। 38 के एज में बोले अपन क्या होता है, 38 में अपना इंडिया में करियर चालू होता है यार। वो बोलता मैं खत्म कर दूंगा, उसके अंदर मैं काम नहीं करूंगा, एंटर ऑपरेशन विल बी हैंडेड ओवर। ऐसा काम नहीं, मतलब फेसबुक बंद नहीं होगा, हैंड ओवर कर। जैसे रतन टाटा ने अपने काम हैंड ओवर कर दिया है अभी कुछ दिनों के लिए, और अपने वो नारायण मूर्ति ने अपना काम हैंड ओवर कर दिया। उम्र हो गई ना, 70 साल की हुआ है। भारत में रिटायरमेंट 70 है, पर इन्होंने 70 साल में जितना कमा लिया वो हावले ने 30 साल में कमा लिया।
वो बोला 38 में, वो 38 उसके लिए इतना है कि तुम्हारे इंडिया के 60 साल भी कम है। समझ है? धंधा मत बदलिए, धंधे करने के तरीके बदलिए और काम मेहनत सब करते हैं इस पूरी दुनिया में। सफलता सबको नहीं मिलती, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गधा मजूरी बंद करिए, एसएम पढ़िए। नहीं, मैं बहुत भारी बोल रहा हूं। एसएम सब्जेक्ट को पढ़ना ही ऐसे। आपको ये अगर आपने से बोला कि मुझे सब्जेक्ट में पास होना इसलिए पढ़ रहा हूं, तो फिर आपको उतना मजा नहीं आएगा। यू हैव टू लर्न कि कल मैं सीए बन रहा हूं और मुझे बिजनेस चालू करना है और साल में 5 खोखा कमाना है, ये टारगेट है आपका। तो फिर आपको बोलेंगे अच्छा ये चीज है। जो रोज मैं पढ़ाऊंगा आपने नोटिफाई करना। आपका जो भी ड्रीम बिजनेस है, आपका जो भी ड्रीम बिजनेस है, हर एक आदमी का अपने दिमाग में रहता है कि यार मैं ये बिजनेस करूंगा। वो सोचना है कि ये चैप्टर में ये जो लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट मैं अपने बिजनेस में कैसे यूज करूंगा। एंड एवरीथिंग इज रेलेवेंट। कभी कभी आईटी में फाइंड क्या है को पढ़ रहा है आज सिंक्रोनस क्या कर लेंगे पढ़ के। हाँ पढ़ लिया आज सिंक्रोनस बहुत बारी, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड आफ्टर, तो अच्छा कर लिया। अब क्या करूंगा मेरी जिंदगी, कोई मतलब नहीं है उसका जिंदगी में। पर इसका हर शब्द मतलब वाला। ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, 109 पेज की है, आईटी से 50% सिलेबस है इसका। पर सब्जेक्ट का जो मजा है ना, एकदम आपको कभी एक सेकंड के लिए बोर नहीं होगा, क्योंकि हर कुछ आपको प्रैक्टिकल करना। मैं ऐसा थियोरेटिकल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं पहले प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर आपको बोलूंगा देखो किताब में वही लिखा हुआ है। क्योंकि पहले किताबें बनी है, पहले प्रैक्टिकल हुआ है। इन्हीं लोगों को देख देख के तो किताब बनी हुई है, उल्टा नहीं हुआ है। ढोक लो। इन लोगों ने क्या किया मालूम है? ये लोग प्रैक्टिकल, इनकी जो कंपनी की अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज हुई है, उन्होंने सब किताबों में डाल के रखी है, ताकि 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 हमारे जिंदगी में ये समझे कि इन्होंने क्या किया हुआ है। देखिए okay guys, I hope you understood what I wanted to convey actually, right? चलो फिर आ जाओ। बताओ बच्चों, बिजनेस क्यों करते हैं? मुझे मालूम था सिर्फ पैसों की बात करोगे। कितने लोग यहां पे बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके फैमिली में बिजनेस वाले सर? अच्छा, तो आप लोग को शायद से मैं विशेष पूछूंगा कि भाई बिजनेस क्यों किया जाता है। कोई बताएगा आपके घर पे कहीं भी क्या क्या कोई बड़ा बिजनेस ऐसा कुछ है? जाके हम लोग को सुने हैं आपके एग्जाम्पल। बड़ा इन द सेंस कोई आपको लगता है कि आई शुड डिस्कस अबाउट माई बिजनेस, बहुत भारी बिजनेस है। कोई मैन्युफैक्चरिंग में है यहाँ पे? एनीबडी? बेटा खड़े हो जाइए, आपसे बात करेंगे इस वक्त। रुकिए जरा, ये करने से बात करेंगे इनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चलता है, कवर करेंगे, मीडिया कवर करेंगे इस समय। इनको मीडिया में लीजिए। बेटा कहां से हो आप? सर पुणे से। पुणे से ही हो? आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जेजुई में है। क्या, किस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग है? फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, थोड़ा सा विस्तार में बोलेंगे? केचप, सॉसेस, पिकल्स, जैम्स एंड। और ये बिजनेस कौन संभालता है? पापा और चाचा। और ये कितने साल पुराना बिजनेस? 25 इयर्स। क्या बात कर रही है यार। तो 25 सालों से ये बिजनेस है, पिकल बनाते हैं, सॉसेस बनाते हैं। और ये बहुत, क्या नाम से, क्या ब्रांड है इसका? सुरभि। सुरभि। आपका नाम सुरभि है जी? किसी का ना ऐसे नाम रखा था बस, ठीक है। हाँ, आपसे आपके होने के पहले का ही ब्रांड है, क्या बात है। आपने, मैं इनसे, आपका नाम क्या? सिमरिता। सिमरिता। रीता बोल दूं? हाय रीता जी, बहुत टाइम लगेगा इसलिए बोल। रीता जी सुनिए, ऐसे अगर आपने पापा को काम करते हुए देखा होगा, चाचा जी को देखा होगा, और घर में आप रहते हो तो थोड़ा बहुत पता भी होगा, क्या वजह होती है कि इतनी मेहनत करते हो? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग बिजनेस? हमारे बुक में भी यही पूछना है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पापा को, चाचा जी को आपने काम करते देखा है, आपको जवाब देना है आखिर बिजनेस करने के पीछे इंसान ऑब्जेक्टिव क्या रखता है, क्या करने के लिए बिजनेस करता है? नेम, फेम, गुडविल, रिस्पेक्ट। ये गुडविल और रिस्पेक्ट भी मैटर करती है, ना कि सिर्फ पैसा। हाँ पक्का? मतलब इंसान जो कभी आम आदमी को पूछता क्यों बिजनेस करता, वो सिर्फ कहता है कि पैसा। मतलब ये आंसर सही नहीं है। मतलब कभी कभी कुछ पैसा अचीव करने में इंसान सोचता है पैसा एक बार नहीं मिलेगा, पर नाम नहीं जाना चाहिए। राइट? एक हाथ के बाद में, स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा हूं मैं, आफ्टर यू अच्छी। अभी मार्क को बोलेंगे तू क्या कर रहा है, तो अभी मार्क का भी पैसे का भूख मर गए रहे उसके। अब क्या, अच्छा कमा के और जीरो ही बढ़ेंगे ना, अब क्या करेगा? खर्चा तो उसके बाप से नहीं होंगे। हम तो बोल रहे हमको बुलाओ इधर। हमको बुलाओ, उसको पूरी मदद करेंगे। है कि साथियों, करेंगे क्या नहीं करेंगे? अरे तहे दिल से करेंगे, ठोक देंगे पूरा, जो सारा एक एक रुपया नहीं खर्च किया था, मां कसम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट? और कोई अपना बिजनेस को डिस्कस कर पाएगा इस क्लास में? एनीबडी वुड लाइक टू डिस्कस मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आपको लगता है कुछ भी, एनी टाइम ऑफ प्रोडक्शन किधर है?
इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। बेटा खड़े हो जाए, आपसे बात करेंगे और कोई है जो कंस्ट्रक्शन ज्वेलर्स यहां पे बैठा हुआ? एनीबडी इज हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्वेलरी? कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस? बट आपके यहां पे क्या है? अपने बिजनेस को डिस्कस करेंगे जरा यहां पे। हाँ बेटा, क्या बिजनेस है? कॉन्ट्रैक्टर है डैड। डैड आपकी कॉन्ट्रैक्टर है? जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं वो? नहीं मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। कहां पे चलता है बिजनेस? अभी औंध और वाकड़ में चालू है। मतलब जो भाई सुनो, चार इतना बड़ा आपको कब सुनने मिलेगा ये सब चीज? और ये जो बातें बताएंगे ना अभी, वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी। ये सब्जेक्ट में वही पढ़ना है, उसमें वही लिखा। देखो पहले पेज पे बिजनेस क्यों करते, देखो पहले पेज का अंतिम में देखो क्या लिखा हो। क्या लिखा है बेटा वहां पे? पेज नंबर 1 पे सबसे नीचे, और 5 बातें लिखी है देखो, पहले पेज पे और सेकंड पेज पे, है कि नहीं? मैं उनसे वही तो बात कर रहा हूं। कुछ नहीं है, सब्जेक्ट बहुत मजा आएगा अगर आप उसको प्रैक्टिकली पढ़ोगे। थ्योरी मत समझना उसको, प्योर हार्डकोर प्रैक्टिकल। हाँ जी बेटा, तो ये कब से काम चलता है? पिछले 7-8 साल हो गए। अच्छा, आप भी हेल्प करते हो कभी? नहीं मतलब मैं कभी कभी जाता हूँ साइड। कभी कभी साइड पे जाते हो और बाकी सारा काम पापा ही करते हैं आपके। वैसे एक बात पूछो जो बहुत पर्सनल है, कितना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है? हाँ बहुत। पता ना कितना है? वैसा मुझे नहीं पता, मैं बोलूं क्या? सर ऐसा पूछा नहीं है। नहीं फिर अंदाज, फिर भी अंदाज अपना अपना क्या हो जाए? 20-25। 20-25% का कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन मिलता है। वाह! मतलब तुमने 1 करोड़ का कंस्ट्रक्शन किया तो 25 लाख तुम्हारे झोली में। सही है ना? इट्स अ गुड बिजनेस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज मन की बात हम लोग सुन रहे हैं। सुरभि, क्या बोलते हैं, रीता, आपने बताया नहीं वो आखिर वो पिकल में उसमें कितना मार्जिन होता है। वैसे देखो, हम किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते, पर थोड़ा बहुत नॉलेज मिलाता है क्या? देखो, और नॉलेज बांटने से बढ़ता। मेरा ये तो समाज सेवा है बेटा। आप रीता से बात करते हैं। रीता, आपको लगता है कोचिंग क्लासेस में बिजनेस में प्रॉफिट होता है? हाँ सर, हाँ सर। नहीं बेटा, ये तो समाज सेवा है। देखो BMW बढ़ेगी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे ऐसा डांट रहे, रिफंड? देखो बेटा, पैसे क्यों लिए आपसे मालूम है? बताओ, आपसे फीस क्यों लिए? ताकि आप क्लास रेगुलर में आए। अगर फीस भी यूल टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली, तो फीस बढ़ाता भी हो ताकि आप क्लास को सीरियसली ले। बेटा बोलिए, क्या बिजनेस है आपकी? अब सर पीपी झिल्लियां हैं और प्लास्टिक की केन्स, जग्स। वो बनती है कहां पे? फैक्ट्री। मतलब कि ये जवाब जो है बहुत अति उत्तम है। पर बेटा कहां में, मतलब कौन से शहर में, कहा जवाब? क्वेश्चन सर्टेन नहीं था। नागपुर। नागपुर में? नागपुर के आसपास? तो मतलब जो कोई किसी को कोई जार लगती हुई कुछ पैकिंग का सामान है मतलब? हाँ, प्लास्टिक की केन्स है, जरी केन्स है, जिसमें हम ऑयल कंटेनर वगैरह। अच्छा, मतलब कोई अभी मान लो एडिबल ऑयल खरीदता हूं मैं किसी शॉप से, तो वो जो कंटेनर आता है वो आपके यूनिट पे बनता है वहां पे। क्या बात है, कितने सालों से चलता है? मोर देन 30 years। और बताओ कितना प्रॉफिट मार्जिन है? सच्ची बताना, झूठ बोले तो लगेज फेल होते हैं। आई शपथ माहित नहीं। झूठ बोल रहे हैं, मालूम नहीं बोल रहे हैं। देखो मैं तो कितना सच्चा में बोल दिया, मेरा धंधा जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। और कोई प्रॉफिट ही नहीं है। हाँ जी, आप 100% चिंता ऐसा तो ना। कोई ज्वेलर, मेडिकल कोई नहीं है इधर? क्या बेटा, क्या है? ज्वेलर जरा खड़े हो जाए चिंटू। देवा, देवा एक सवाल पूछेंगे। ज्वेलरी का बिजनेस जो है उसमें कुछ मार्जिन होता है? ये रांका ज्वेलर्स ये कुछ पैसे कमाते क्या नहीं कमाते? काय का मार्जिन होता है उसमें? एक मिनट देखो, अंदर की बात समझ में आ रही है। गोल्ड को जो रॉ गोल्ड लेते हैं और जो बना कर देंगे, जो बनाते हैं, जैसे ये रिंग मैंने बनाई है, तो इसमें कुछ पैसा कमाया होगा इन्होंने? मतलब मुझे लूटा गया है? मुझे जानना है। देखो, हमको सब लूटने में प्रॉब्लम नहीं, पर ये बता दो कितना लूटा है। कम से कम ये तो बताओ मुझे, लूटा ठीक है, और लूटो, ये तो बताओ। लूटा कितना है बताओ बेटा।
वो लेबर कॉस्ट में मार्जिन होता है। पर ये बता नहीं, एक मिनट अंदर क्या ये गोल्ड में कुछ मिलाते हैं? सच्ची बता। मिलाना ही पड़ता, मिलाना पड़ता नहीं, मिलाते हैं। जितने लोग यहां पे गोल्ड बने सब निकाल दो, सब झूठा है। मतलब ये जब 24 कैरेट वगैरह कुछ नहीं, ये कुछ मिलावट होती है ना थोड़ी बहुत। मतलब 10 ग्राम ले रहा तो 1-2 ग्राम मिलावट होगी उसमें। ज्यादा भी होगी, कम कम 1-2 ग्राम, ठीक है। तो मतलब जो भी है वो पित्तल है, वो पित्तल को गोल्ड में डाल दिया, तो पित्तल का जो पैसा है, चलो आप समझ रहे हो बिजनेस का मॉडल कैसा है। तो सारे ज्वेलर्स जो है क्यों पैसे वाले बनते, बिकॉज उसमें मिलावट है। और कुछ लोग कहते हैं वो बनता ही नहीं जब तक वो मिलाते नहीं। पर जो भी है 100 रुपए की चीज के आपको 26,000 रुपए मिल रहे हैं, राइट बेबी। बट उसके ऊपर देखो, किसी का बिजनेस क्या है, कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियसली पैसे कमाएगा ना, वरना क्यों कमाएगा, मतलब फिर क्या करेगा बिजनेस में। तो पैसा तो मिलना ही चाहिए। तो हर एक धंधे का एक अपना मॉडल है। तो हमें आज ये समझना है कि जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक तो प्राइम मोटो जो है वो प्रॉफिट है। पर क्या सबसे पहले प्रॉफिट ही होता है या फिर पहले सर्वाइवल भी होता है? सर्वाइवल का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। जब मैं आई वॉज हियर इन एस फाउंडेशन ओनली अर्लियर इन 2008 व्हेन आई बिकेम सीए। आई ज्वाइंड हियर एंड 2010 की बात है। कुछ कारण की वजह से आई हैड टू लीव। फिर मैंने यहां पे छोड़ दिया। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं अपनी खुद की क्लासेस चालू करूं और दूसरा कोई भी जो एग्जिस्टिंग क्लासेस पुणे में है उनसे एज अ फैकल्टी काम करूं। अब दोनों के अपने फायदे भी और नुकसान भी। आप सभी लोग ज्यादा मुझसे समझते हो। अगर मैं ज्वाइन करूं तो एज अ फैकल्टी मतलब एज एन एम्प्लॉय काम करना पड़ेगा। फिर वो जो बोलेंगे वही सुनना पड़ेगा। मेरा फ्रीडम और मेरे पढ़ाने का स्ट्रैटेजी मैं एक्सप्लोर। अब मैं आज देखो क्लास में इतना एकदम फ्रीडम से पढ़ा, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ भी करूंगा। आज फ्रीडम क्यों? बिकॉज मेरी चीज है। और पर उस समय क्या था कि अगर मैं क्लास लूंगा, जब मैं वहां पे कर रहा था तो आई वॉज हैविंग अराउंड 70 कुछ स्टूडेंट्स थे और मैं साल में कम से कम मतलब 3 लाख रुपए महीने में कमा रहा था 2010 में। और मतलब 36 लाख रुपीज पर एनम का मेरा इनकम हुआ करता था जब मैं यहां पे था। अब अगर मैं छोड़ रहा हूं तो मुझे ऐसा ही कोई ऑप्शन चाहिए जो। पर प्रॉब्लम यह था कि अगर मैं खुद की क्लास चालू करूंगा तो प्रॉफिट का तो पता नहीं, तो जो भाड़े की जो क्लास लूंगा उसका तो रेंट लगेगा। ऑफिस जो डालूंगा जहां पे 1-2 एम्प्लॉय बैठेंगे, आज तो बहुत है पर 1-2 एम्प्लॉय स्टार्टिंग में थे मेरे पास में भी, तो फिर उसका भी 2 एम्प्लॉय का 25,000 रुपए महीने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड और टेलीफोन मोबाइल एवरीथिंग, एसी एंड ऑल, और क्लास का भाड़ा जो 1 लाख। तो मतलब मैंने सोचा था कि 2 लाख रुपए के करीब करीब जो है, मैं अगर 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा तो क्लास का, अगर क्लास में स्टूडेंट है तो भाड़ा तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। क्या वो बोलेगा नहीं अब स्टूडेंट नहीं छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, पैसा देना ही पड़ेगा मुझे। 2 लाख रुपए इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। और तब मुझे यही सोचना था, क्या मैं अपनी क्लास करूं या फिर किसी और की ज्वाइन करूं। तो मेरे पापा ने कहा तो डर मत, अगर कुछ होता भी ना नुकसान कुछ साल के लिए 1-2 साल के लिए तो मैं दूंगा। तो एक सपोर्ट मिल गया मुझे। उन्होंने क्या बोला, अगर तुझे 2 लाख रुपए तो नहीं कमा पाए, समझो तूने 1 लाख रुपए कमाए, तो मैं 1 लाख रुपए को दे दूंगा। तो एक थोड़ा सा ना कि हिम्मत मिली भाई कि कोई है, बैकबोन सपोर्ट है, मैं अपने दम पे कर सकता हूं। फिर आई स्टार्टेड, फिर स्टार्ट किया। तो तब इन्फोटेक की फीस 2010 में, अब से 7 साल पहले, मेरी बैच की फीस थी 3500 3800 कुछ थी, और नोट्स भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। 3800 रुपीज। फिर मैंने सोचा कि कम से कम तो भी 60 बच्चे तो भी आना, तो मेरा इक्विलिब्रियम होगा। मतलब उस समय मैं सोच रहा था कि मेरा सर्वाइवल हो, ब्रेक इवन। मतलब मैं तो प्रॉफिट तो मांग ही नहीं रहा था भगवान से। भगवान से जिस दिन बैच चालू होना था तो भगवान ने दर्शन किया तो क्या बोलूंगा, 60 दिला दे बस। मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा तुम भी यही बोलते हो, 60 खिला दो बस। 60 बच्चे आएंगे ना तो मतलब नहीं क्या मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा। प्रॉफिट तो आपकी कसम प्रॉफिट बोला भी नहीं होगा। उस समय ये टेंशन थी कि जो गया है। वैसा ही होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब चालू होती है, पहले वो प्रॉफिट का नहीं सोचता, वो जितना डाल रहा है ना उस बिजनेस में उतना आ जाए बस कैसे भी करके। जब वो फिर स्टेबिलिटी, जब पैसा आ जाता है तब फिर बोलता है कि प्रॉफिट भी आना चाहिए। तो पहली बैच में ऐसा हुआ, भगवान की आशीर्वाद से, आप जैसे लोगों की दुआओं से 225 बच्चे आए पहली बैच में। पहले दिन कुछ भी एडमिशन नहीं। जब बैच ओपन किया 225 बच्चे जब बैठे तो मैंने बच्चों को नहीं देखा।
मैंने 225 मल्टीप्लाइड बाय 3500 किए. तो इट वॉज द बैच, इट वॉज द फर्स्ट बैच. अराउंड कुछ तो मेरे को लगता है कुछ 8-9 लाख का उसमें रेवेन्यू हुआ था और खर्चा 2-2.5 लाख का हुआ होगा. तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि जहां पे सर्वाइवल और प्रॉफिट दोनों साथ में हो जाए. पर अक्सर ये होता है कि इंसान पहले सोचता है कि मेरा सर्वाइवल होना चाहिए. मतलब प्रॉफिट तो एक नेक्स्ट लेवल होता है. समझ में आ रहा है? आज जियो के लिए बताओ, ये सर्वाइवल चल रहा है. अब जरा तीन चीजों को अंडरलाइन करिए, फिर आप देखते हो आपका नॉलेज कितना है, आप जियो को कितना, बहुत जियो जियो करते ना आप. अब चलो जियो का केस स्टडी ले लेते हैं. पहला सर्वाइवल है क्या वहां पे? दूसरा क्या है नेक्स्ट पेज पे? अरे दूसरा क्या है? सेकंड पेज, स्टेबिलिटी. और तीसरा अंडरलाइन करो प्रॉफिट. नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही अंडरलाइन करो. सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. 3 ही अंडरलाइन करो, बाकी मत करो. मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूंगा. जिनके पास किताबें नहीं, नो वरीज, आप सिर्फ स्क्रीन पे देखिए. क्या है सबसे पहला पॉइंट? क्या लिखा है उसका मतलब? बेसिक ऑब्जेक्टिव. और जहां पे while survival and obvious objective is gain more value and prominence during the initial stage of the establishment. और नीचे लिखा however business and other enterprise are interested in more than what. मतलब सर्वाइवल से ऑब्वियसली पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सर्वाइवल हो, पर सर्वाइवल नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सर्वाइवल होकर भी क्या फायदा होगा? हम लोग हमेशा से सर्वाइवल सोचेंगे, उसके आगे भी सोचेंगे. सर्वाइवल सबसे पहले सोचते, इसमें डाउट नहीं है. लिख दो पे नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस सोचते, सबसे पहली बार हम लोग सोचते हैं नो प्रॉफिट हो नो लॉस हो. दूसरा एग्जाम्पल है वहां पे स्टेबिलिटी. मुझे कुछ कहना है, सुनो ना. सर्वाइवल के बाद में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? अगर मेरी कोचिंग की बात करेंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी होगा. मतलब क्या होगा? स्टेबिलिटी मतलब बहुत उतार चढ़ाव नहीं चाहिए. हम लोग जो है स्टेटस को संभालेंगे. मान लीजिए पहले बैच में 200 आ गए, तो अब मैं क्या सोचूंगा? भाई अब हमेशा 200-250 आते रहे. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा छप्पर फाड़ के दे दे, पर कम से कम ये जो आया ना, ये सिलसिला अब चलता रहे. स्टेबिलिटी मतलब एक्सपेंशन नहीं चाहिए, पर जो चल रहा है. जैसे आजकल स्टेबिलिटी जो अप्रोच है, झंडू बाम ने अपनाया है, बाटा कंपनी ने अपनाया है, ओएनजीसी ने अपनाया है. दे ऑल आर, देखो स्टेबिलिटी एक्सपेंशन की उल्टा होता है. एक्सपेंशन मतलब क्या? कर लो दुनिया मुट्ठे में, दिल मांगी मोर, मैं कुछ भी कर जाऊंगा. एक्सपेंशन मतलब हो गया ग्रोथ. थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव का बात है, जो बहुत डायनामिक लोग होते हैं, कुछ भी कर जाऊंगा. अब कुछ भी कर जाऊं मतलब ये काम है मुकेश अंबानी का, कुछ भी कर जाऊंगा. ग्रोथ, स्टेबिलिटी नाम ही नहीं उसके डिक्शनरी में. उसको रुकना पसंद नहीं है. रतन टाटा को भी रुकना पसंद नहीं है. रतन टाटा को मैं अगर बोलूं तो आप परेशान हो जाओगे. उसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो बता रहा हूं. आप एक मिनट से एक लाइन बोलना तो फिर रतन टाटा बता रहा हूं. स्टेबिलिटी देखो कौन से लोग चाहते हैं कि जिसको बहुत सुकून चाहिए, तो स्टेबिलिटी कैन ऑल्सो बी देयर ऑब्जेक्टिव. बहुत नहीं चाहिए. जैसे कि बहुत लोग बहुत आशावादी नहीं होते, मतलब उनको चाहिए भाई जो चल रहा है ना. आप लोगों ने अपने कभी पेरेंट्स में भी देखा होगा, ज्यादा वो उनको मचमच नहीं चाहिए, बस जो चल रहा है ना उसे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, पैसा बाद में. तो ये ऐसे, और अपने जैसे लोग क्या गरम खून जो है वो स्टेबिलिटी पे कम और ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं. डिपेंड करता है एक एज के ऊपर भी इंसान के. तो वैसे आज भारत में ओएनजीसी है, बाटा है. बाटा ग्रोथ में नहीं आता है. बाटा क्या बोलता है, जो चल रहा है ना वो चलने दो. तो स्टेबिलिटी कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्टिव. पर अगर हम लोग का जब गरम खून है, हम बिजनेस करें ना, अब हम स्टेबिलिटी अगर आ गया 2-4 महीने, फिर बोलेंगे आने दो, नया ब्रांच, नया प्रोडक्ट, कर लेंगे दुनिया मुट्ठी में. समझ में आया क्या? स्टेबिलिटी कब होता है? अगर मान ली मैं सिर्फ पूना में पढ़ रहा हूं, पूना में पढ़ा, तो आप कहते सर को स्टेबिलिटी पसंद है. तो अगर मैं ब्रांचेस डाल रहा हूं, इसका मतलब क्या मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक्सपांड भी करूं. आपको क्या लगता है लोग ज्यादा स्टेबिलिटी फॉलो करते हैं कि एक्सपेंशन? भारत का मोस्टली जनता जो है एक स्टेबिलिटी, थोड़े समय की स्टेबिलिटी अच्छी होने के बाद दे थिंक ऑफ. ऐसा नहीं कि 2010 से 2014 तक भी मैं भी स्टेबिलिटी में ही था. मेरा पूना में ही था. पर जब लगा कि अब मैं सेट हो चुका हूं, तो फिर आई थॉट ऑफ एक्सपेंशन. फिर मैंने सारी ब्रांचेस को ऑन किया वर्चुअल के माध्यम से. तो ऐसा नहीं कि कोई इंसान डायरेक्टली एक्सपेंशन नहीं करता कभी भी, अनलेस ही इज मैच्योर्ड इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस.
समझ में आ रहा है? कल्याण भेड़ का एग्जाम्पल ले लो, छोटे से स्टॉल से शुरुआत की, जो पूना के वो जानते होंगे, कल्याण भेड़। कैसा लगता है भेड़ वाला है? 10 साल पहले इनकम टैक्स का रेट गिरा था उसके पास, अभी का नहीं बोल रहा हूं, 10 साल पहले। 10 साल के पहले सोचो इनकम टैक्स का रेट कब गिरता है, जब आदमी का बहुत ऐसे। कभी इनकम टैक्स वाले टाइम पास करने के नहीं आते, कभी बोले भेड़ में बताओ, अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ रहा है मतलब बहुत छाप खाना होगा उसके पास में। वो नॉर्मल मुरमुरा सेव का पैसा जो 3 रुपए का है वो 40 रुपए बनाता है, 10 गुना ज्यादा बनाता है, फिर भी लोग खाते हैं ना। आज कितनी ब्रांचेस है उसकी? अगर वो स्टेबिलिटी सोचता ना तो वो सिर्फ वहां पे होता, आदिनाथ के बाहर, आदिनाथ सोसाइटी के बाहर। आज पूना में 7 से 8 ब्रांचेस है। स्टेबिलिटी बहुत कम समय तक थी उसकी, स्टेबिलिटी आई, ही स्टार्टेड एक्सपांडिंग। पूना में मोन्जनीस ले लो, कैसा हौला है वो, आंख खोली किसी भी 1 किलोमीटर पे मोन्जनीस कहां है? ये ऐसे बोलते लोग, यहां है वहां है, कोई भी एरिया में जाओ, समझाओ किधर भी एरिया में, कहां है बस हर 2 किलोमीटर में एक मोन्जनीस है पूना। 109 110 ब्रांचेस है उसकी पूना। ये स्टेबिलिटी सोचता तो एक्सपेंशन है। समझ में आ रहा है क्या? एक बात, कुछ लोग होते हैं स्टेबिलिटी में, जैसे वैशाली स्टेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है। हाउली वैशाली है वो। अगर मैं वैशाली का ओनर होता ना, महाकसम, तो अभी 10 वैशाली खड़े करता था पूना में। हो आप भी ओनर तो आप भी यही करते। वो लोग क्या है, स्टेबिलिटी जो पूना के नहीं है। वैशाली एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो बहुत चलता है, उसकी अपनी मोनोपोली, मतलब क्या है उसका अपना, कि कभी भी जाएंगे ना सवेरे दोपहर शाम, तो आपको वेटिंग ही करना पड़ेगा, कभी आपको कस्टमर को इज्जत नहीं मिली। आप आ गए और आपको आओ बैठो, ऐसा ऐसा नहीं, आपको दूसरों की तालीम देखना पड़ेगा आधा घंटा पहले, क्या खा रहा है उसको, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। वो एग्जाम्पल है स्टेबिलिटी का। आज वैशाली का पार्ट 2 आपने कभी देखा पूना में? अब सोचो दुनिया में लोग पूना में कितने आगे जा रहे हैं, कितनी ब्रांचेस करें। अब जैसे विजय सेल्स ले लो, कहां नहीं, कोई भी कोपचे में विजय सेल्स दिखेगा। क्या प्रॉब्लम है वैशाली को करने में? अरे ब्रांड है यार, लोग कहा। अड़सर से एक मेरा दोस्त है, वो संडे के दिन कहीं मरेगा नहीं, वो वैशाली में आएगा। मतलब रास्ते में बोले नहीं मजा नहीं, क्या मजा है देखो, बोले वैशाली का मजा ही कुछ और है। वैशाली का मजा ही कुछ और। नहीं, बात क्या है, आप समझ रहे नहीं हो? अगर आप जैसे लोग अगर वैशाली के ओनर बन जाएंगे ना, तो यू वोंट बी सैटिस्फाइड विद स्टेबिलिटी। पर कुछ लोग स्टेबिलिटी में खुश होंगे, दे वोंट फॉलो एक्सपेंशन। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये जो अपना क्या नाम है उसका, रतन टाटा जो है, वैशाली से बाहर निकलो बेटा, बहुत मजे ली तुमने वैशाली के। एक बार रतन टाटा को बोला, रतन जी तुम्हारे कितनी कंपनीज है? रतन टाटा बोले यार याद नहीं आ रहा मेरे को। रतन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है। रतन टाटा इंटरव्यू में पूछ रहा है उसको, आज तक में इंटरव्यू चल रहा है। बोले आपकी कितनी कंपनी, आपने तो क्या एक्सपेंशन किया? वो क्या बोलता है, साहब याद तो नहीं कितनी है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट देख लो। क्या बोल रहा है आदमी, मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने कितनी कंपनीज बनाई। और जब हम उसकी वेबसाइट चेक करने गए तो हमने क्या पाया, बता रहा हूं। अरे ये आदमी का मजाक है, क्या कंपनीज बनाई है। अरे मतलब बेस्ट, इससे क्या एक्सपेंशन करेगा आदमी। उसकी कंपनी का जो है ना, उसकी लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको देखो ना, यहां पे आता है, देखो कहां पे आता है, आर बिजनेस है। आर बिजनेस और टाटा कंपनीज को मैं देखो, आर बिजनेस और टाटा कंपनी अल्फाबेटिकली लिख के आता है। किसी कंपनी अल्फाबेटिकली देखी आपने? ए से कंपनी, बी से कंपनी, अरे अपने में एक भी नहीं आ रहा। नीचे है क्या, क्या होता नहीं पूरा ऐसे, पूरा लिस्ट है ऐसा पूरा लिस्ट है, ABCD। टाटा ब्रांड्स को क्लिक करोगे, टाटा कंपनीज को, अब देखो अरे क्या ये आदमी का मजाक है। बताओ इनमें से कितने चीजों को आप जानते? अरे आप तो जानते 4-5 कंपनी के बारे में, उसकी क्या प्रोडक्ट है आपको भी नहीं मालूम है। अब जरा कौन सी चीज आप यूज करते बताओ टाटा की? टाटा क्या, टाटा कॉफी, टाटा स्काई, ये मोटर, टाटा स्टील। अच्छा इतने काम करता है टाटा। मैं मजाक कर रहा हूं, देखो ना ये हौला है वो। टाटा पावर यूज कर देंगे, कितना कुछ है इस इंसान का। ये इतना सारा काम करता है भाई वो। टाटा स्टील है,
अभी हाल ही में उसमें लिया, वो क्या जैगवार लिया उसने, कुछ भी करता है वो। जैगवार का ऐसा ब्रांड है, ऑडी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से अगर कोई अगला प्रीमियम कार है, अगला बोल रहा हूं, पिछला नहीं, लोग जानते नहीं बात और है, पर बीएमडब्ल्यू से भी अगला ब्रांड है वो, उसका एक अपना एक लेवल है। वैसे दिखने में खूबसूरत नहीं होती वो, अंदर से उसकी सादगी अलग है। जैगवार इज अ वेरी बिग ब्रांड है यार। ये तीनों कंपनियां अगर किसको अपना लेवल मानती तो वो जैगवार को है, और वो भारत के इंसान की है। इसने अपने जिंदगी में सिर्फ एक्सपांशन किया है, एक्सपांशन की दुनिया है। तो बताओ, जिंदगी में ऑब्जेक्टिव तीन जैसे होते हैं। एक, कुछ इंसान स्टेबिलिटी करते हैं, पहले तो सर्वाइवल करते हैं, सर्वाइवल के बाद में एक्सपांशन, लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी हो जाए, प्रॉफिट तो होगा ही ना। मुझे बताओ, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव पांचों में से बेहद जरूरी है? एक सर्वाइवल और एक प्रॉफिट। अगर सर्वाइवल ही नहीं और मतलब प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर कोई बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा? और एक, अगर आप पूछेंगे सर आपके धंधे में प्रॉफिट है, मेरे धंधे की बात करेंगे, तो मैंने स्टार्ट किया क्लासेस तो सर्वाइवल हुआ, कुछ साल 2014 तक स्टेबिलिटी किया, बाद में एक्सपेंशन किया। और प्रॉफिट कितना होता है? बच्चों को क्या लगता है कोचिंग में 100% प्रॉफिट है, पर आपको ये मैं आपको समझा रहा हूं, आपका वहम है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी कोचिंग हो। नहीं, 80% बोल दिया ना अपनी बात, कोई 80% नहीं है। नहीं, मैं बोलता हूं ना, आज आप ये भी समझ लो कि जिस कोचिंग इंडस्ट्री में आप हो, और हम तो बहुत छोटे हैं, अगर आपने कोटा में गए, कोटा जहां पे आईआईटी की क्लासेस चलती है, अरे हम तो पीनट्स भी नहीं बे। क्या कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं? 2000, 3000, 5000, 10,000, कितने बच्चे थे कोटा में पढ़ने वाले में? कोचिंग इंडस्ट्री 2.5 लाख बच्चे, 2.5 लाख। इतने तो इंजीनियर्स, अरे जितने सीए पूरे अभी तक बने हैं इंडिया में, उतने तो इंजीनियर्स एक साल में पैदा होते हैं। बात कर रहे हो सीए कोचिंग क्लासेस करते कितने लोग हैं? उसमें तो इतनी कंपटीशन चल रही। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, वहां का जो है उसके एलन बोल के सुना होगा कभी, या फिर आपने क्या, बहुत सारे ब्रांड्स उधर, बंसल है, आकाश सुना हो, ये जो लो, अरे ये तो हमको ऐसा सारे सी खरीदना है क्या? प्रेस्टीज पॉइंट को उठाओ रे, इनको ऐसा उठा लेंगे खड़े खड़े। अरे यहां फीस कितनी देते हो आप? 10,000। वहां पे एक बच्चे की फीस जानते हो? 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, 2.5 लाख फीस है उसकी। अरे सीए तो बहुत सस्ता गरीब वाला कोर्स है। आप बता दो ना, इफ कम, अगर थोड़ा बहुत आईआईटी का नॉलेज होगा तो 2-2.5 लाख रुपए फीस देना पड़ती है वहां पे, 2 इंस्टॉलमेंट, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1.25 लाख ऐसे। और कितने 2.5 लाख बच्चे थे, लगाओ 2.5 लाख बच्चे मल्टीप्लाई में 2 लाख रुपए, समझता है कुछ? 500 खोखा, 500 या 5,000 करोड़ का बिजनेस आएगा उस, लगाओ रे जरा। एरा नहीं, इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री 2.5 लाख बच्चे हर साल, 2.5 लाख बच्चे मल्टीप्लाई में 2 लाख लगाओ। अब जो आएगा 500 करोड़ या 5,000 करोड़, कुछ तो भी आएगा। 5,000 करोड़ का एक साल का वहां का आमदनी कोटा शहर को मिलते इतने, फिर कुछ इस कोचिंग को जाते, कुछ उच्च कोचिंग, अरे आपको क्या मिल रहा है? और उसमें भी आप बोल रहे दे दो हमको रिफंड। सारा खाया क्या, देंगे क्या? सुनो, आपको लगता है ये जो फीस है, मान लो 10,000 फीस है, इसमें से पहले तो जीएसटी जा रहा है 1800, तो ये 8,200 बचे। बहुत गरीबों का कोर्स आप दिखेगा आपको लग रहा ना 50%, 80% आपको समझेगा। अरे सुन लेना पहले। और जो हम लोग का जो खर्चा है, ऐसा नहीं हम लोग लॉस मेकिंग बिजनेस में, पर जो विद्यार्थी की जो सोच होती है ना, 10,000 ले रहे, बहुत लूट रहे। ए वर्चुअल तुम भी सुन लेना, कोई लूट नहीं रहा है पे, पहले समझ लो कितना प्रॉफिट का, फिर बाद में जो बोलना है बोलो। और एक भी चीज गलत है फिर बताना। अभी जो मेरे नोट्स है ना, ये नोट्स ये सब पूरी कलर्ड है। आईटी और एसएम की नोट जो है, मुझे जो खर्चा लगता है वो 1,500 रुपए का है एक बच्चे के पीछे। 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 बीच में। अभी पेपर का रेट बढ़ा हुआ है इंडिया में, एक वो कोई तो पेपर मिले बंद हुई है, उसके चलते कोई पेपर का नॉलेज होगा तो वो पेपर का बहुत रेट बढ़ा हुआ भारत में। तो मान लो 1,300, 1,400 रुपए की तो किताबें हैं जिसका कॉस्टिंग है मेरा। अब कितने बच रहे हैं? 6,800। ये क्लासरूम, ये एम्प्लॉयज, ये इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी माने तो 5 से 7% का खर्चा है। थोड़ा बहुत बिजनेस चला तो पता होगा खर्चा क्या लगता है। एम्प्लॉय का खर्चा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, रेंट लगता है, कोई भी बिजनेस में लगता है। हाँ देखो, मूवी टिकट में जा रहे पैसे, कल पार्टी देंगे उसका जाएगा। अब ये कितना बचा? 6,100। अब बता दो इनकम टैक्स, अब इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। और हम कौन सी स्लैब में आते हैं? थोड़ा इनकम टैक्स पढ़ते हो ना आप, 30%। 1,800 गए, अब कितना बचा है?
1800 माना जान दब सरचार्ज वगैरह क्या है अभी ये 4300 रुपीज हम लोग कमाते हैं। आप 10,000 रुपए वो इंटू अगर आप लगाते बैठो सुनो 40 हाँ मतलब वो नहीं 40% एकदम सही बोल रहे हो। 40% से कम कोई भी पैसा नहीं कमाता है अभी कोचिंग में, पर 40% कमाता है, समझ रहे क्या? और जो मेरे से दूसरे फैकल्टी वो ज्यादा कमाते बिकॉज उनको ये खर्चा नहीं है कलर नोट्स का। ये वो उनकी नोट्स आती 200 रुपए की सिर्फ, तो मेरे लिए बहुत खर्चा है 1200 रुपए का एक्स्ट्रा। ग्रैंड मस्ती है हमको सुनो। तो ये उनका प्रॉफिटेबिलिटी 50% है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी 40% है। कोई बोलेगा 40 से कम कमा रहा तो फिर वो गलत काम कर, कुछ झूठ बोल रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती तो हम लोग बिजनेस कैसे करते? तो हमने क्या किया, सर्वाइवल किया, स्टेबिलिटी किया, प्रॉफिट कमाया, एक्सपेंशन कर रहा हूं। और एक लास्ट पॉइंट है एफिशिएंसी। मैं आपको समझाता हूं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम समय में ज्यादा काम, कम समय में ज्यादा। जैसे एग्जांपल वही बोल रहा था मैं अभी मैं ये बैच पढ़ा रहा हूं, एफिशिएंसी है कि नहीं बताओ? कैसे एफिशिएंसी? मैं एक बैच नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत बैचेस पढ़ा रहा हूं एक ही बैच में। पहले अगर लाइव होता तो आप बोलते सर का 2 घंटा है वो पुणे में जा रहा, अब 2 घंटा नहीं है। अब ये 2 घंटे में पहले एक बैच हुआ करती थी, अब यही बैच 140 जगह पे चलेगी, कम से कम एक सीजन में 4 बार चलेगी, तो 560 होगी। तो मतलब 2 घंटे में 560 बैच बन रही। समझ गए क्या आप? एक बैच 2 बैचेस पहले बनती रिजल्ट के पहले, 2 बैचेस बनती रिजल्ट के बाद में। और हर सेंटर पे कुछ सेंटर तो 4 शो चलाते, 7 से 9, 11 से 1, 3 से 6, 4 शो चलते हैं दिन में। कोई भी शो में जाके बैठो बच्चा वहां पे मिलेगा। तो ये बताओ एफिशिएंसी हुआ क्या? नहीं, समय उतना ही दे रहा हो। अरे बोलो ना यार। और ये तो बहुत लोगों के, चिंटे आप खड़े हो जाओ। क्या आपको लगता है इन 30 सालों में आपने अपने बिजनेस में एफिशिएंसी को बढ़ते हुए देखा? कुछ ऑटोमेशन हुआ है? पहले यही काम मैन्युअली जो पिकल बनाने का काम है या जो भी है, क्या पहले वो आंटियां बाइया करती थी और अब कुछ ऑटोमेशन प्राप्त हुआ? क्या हुआ है इन दिनों में? पूरा मतलब पूरा के पूरा एंटायर प्रोसेस ऑटोमेटेड। आपको सिर्फ क्या इनपुट देना, बाद में आउटपुट मिलेगा। और पहले वो क्या होता था, मतलब ये पिकल वो आंटियां बनाती थी, यहां तक कि जो पापड़ बनाते हैं, वो पिकल बनाते हैं, ये सारे काम पहले महिला उद्योग बोल के जाने जाते थे। अब महिला ही रहनी महिला उद्योग में। सही बोल रहा हूं बेटा? ऑटोमेशन हुआ क्या? नहीं। कल ये तो समझा था बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में, ये वही तो कह रही है। मतलब क्या आपको लगता है इन दिनों में आपका जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है जो पहले से ज्यादा हुआ है? मतलब उतने ही 8 घंटे 10 घंटे काम करके इनका मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ये 5 ऑब्जेक्टिव बताओ कौन से फिर से एक बार। थैंक यू चंद्री। बगैर देखिए बताएंगे। पहले तो सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो लगेगा ही, और साथ में अब मैं आपके सामने उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग रियलिटी में एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, जिसका नाम है गूगल। गूगल जानते हो? गूगल का स्टोरी सुनने में आपको मजा आना चाहिए। वजह है कि गूगल ने जो करके दिखाया है, और वो लोग भी बहुत बड़े नहीं है, जैसे ये 31 है ना, वो 37 38 है। लैरी पेज का नाम सुना होगा, गूगल के ओनर्स। कैसा आया था मालूम है गूगल? थोड़ा गूगल का बैकग्राउंड जानते? थोड़ा क्या, कहां से शुरुआत हुई थी? ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनको कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया, जाओ भाई तुम कुछ तो प्रोजेक्ट बना। इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट मिलते बनाने के लिए, तो बोलते तुम अपने मन से कुछ भी प्रोजेक्ट लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, एक सर्च इंजन बनाया। कॉलेज के दिनों में, अभी नहीं, 1997 की बात कर रहा हूं। 1997 में कॉलेज के छात्र थे। अभी समझो 24 साल हो गए इनकी बिजनेस को। 17 साल तो अभी वो मान लो कितने, 17 के 20 साल हो गए। 20 साल का बिजनेस। गूगल बहुत पुराना, रिलायंस जैसा नहीं है, खानदानी पैसे वाले लोग नहीं है। रतन टाटा खानदानी वाले पैसे वाला, गोदरेज खानदानी पैसे वाला, बिरला खानदानी पैसे वाला। ये खानदानी नहीं है, ये जनरेशन नहीं छोड़। इनके पापा तो लैरी पेज का जो पापा था, वो क्या था, उसके पापा और उसके मम्मी दोनों कंप्यूटर, उसकी मम्मी थी वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाती थी, और उसके पापा प्रोग्रामिंग करते, जावा लैंग्वेज, उस टाइप का लैंग्वेज समझाते थे। अब बच्चा भी वैसे ही पैदा हुआ। बच्चे ने भी अभी बचपन से ही सुना होगा ये सब कंप्यूटर, मम्मी पढ़ा रही है, पापा भी वही कर रहे हैं। तो बच्चे के खून में आ गए कंप्यूटर्स, तो इसने आदमी कंप्यूटर का ऑब्वियसली शौकीन होगा। तो 1997 में कॉलेज के प्रोजेक्ट में सर्च इंजन का रिसर्च हुआ, और उसने क्या बोला कि इधर सर, और उसमें क्या किया था, एक डेटाबेस डाल दिया, जो सब्जेक्ट वो डाल रहा है वो कंप्यूटर बाहर निकाल रहा है। छोटू सा सर्च इंजन बनाता है, एक मॉडल। अब तो गूगल तो जहां है, उन्होंने अपने कंप्यूटर में, आप बोले सर कुछ भी, वो क्या प्रैक्टिकल होता है, कुछ भी वर्ड डालेंगे उसका मीनिंग बाहर आएगा, उसका डेटा बाहर आएगा। तो ऐसा करते करते करते
1997 में उनको लगा, एक उसका और पार्टनर भी है। फिर 1998 में उन्होंने गूगल इनकॉर्पोरेशन बोल के उन्होंने कंपनी फॉर्म की, आरओसी में रजिस्टर्ड किया। और 1998 के बाद में क्या कंपनी ने माहौल किया है, यूट्यूब को एक्वायर कर लिया, गूगल जो मैप है नासा से टाइप कर लिया। सोचो, मतलब इंसान की सोच होना चाहिए, इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है मेहनत से बाद में। सोच तो देखिए, रुका नहीं, स्टेबिलिटी भी नहीं रुके, इंजन का नाम हो रहा है, बोले आप गूगल यूट्यूब भी आ जा। अब क्या चाहिए गूगल का, क्या गूगल के वॉचेस आते हैं, क्या क्या आता है गूगल का भी, गूगल का फोन भी आता है, और बताओ एंड्रॉइड, अरे गूगल ट्रेंड्स भी आता है एक, जिसका पूरा वेबसाइट का ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। और आप बताओ गूगल का सबसे ज्यादा इनकम कहां से होता है, वॉट एवर यू सर्च ऑन गूगल, वो सर्च में आपने डाला टॉप 10 सीए कोचिंग क्लासेस ऑफ पुणे, जिसका ऊपर नाम आया मतलब समझा ना उसने पैसे दिए हुए गूगल को। समझ में आ रहा है? सुनो, मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या किया था। मैंने भी 84,000 दिए थे 2014 में। तो मैंने बोला था कि भाई कीवर्ड्स, कोई भी इंसान टॉप सीए कोचिंग क्लास चलता है, मेरा नाम ऊपर आना चाहिए। तो साहब कभी 1 पे आएगा, कभी 2 पे आएगा, कभी 3 पे आएगा। तो बोले सर कैसा है आपका चार्ज करेंगे, कैसा चार्ज करते देखना आपको इनकम। लोगों को लगता है गूगल फोकट का काम कर, फोकट नहीं काम कर रहा है वो, इतना दिमाग है आपको पता भी नहीं पैसे कहां से कमा रहा है। अभी गूगल का बिजनेस मॉडल देखिए, ऐसा आपसे नहीं लेगा पैसे, वो कैसे पैसे लेगा। आपने बोला टॉप 10 मुझे टीवी डीलर चाहिए, टॉप 10 सीए कोचिंग चाहिए, कुछ भी टॉप 10 सर्च किया या सीए कोचिंग सर्च किया, तो जो ऊपर के नाम आते ना वो सारे नाम पेड़ होते हैं। पर आम आदमी क्या लगता है, अरे ऊपर नाम बहुत भारी होगा क्या, कोई भारी नहीं, पूरा पैसों का गेम है, जिसने पैसा दिया वो ऊपर आएगा। ट्रस्ट मत करना, गूगल जो आंसर दिखा रहा है पूरा मैनेज। अभी एक किसी को जिसने पैसे देना उससे ऊपर आएगा, अब बाद में इसका पैकेज खत्म हो गया, वो नीचे आएगा 10 नंबर पे। तो उसका पैसा भी कैसे लेता है वो। अभी मैंने जब लिया था 13 रुपए क्लिक था। सर 13 रुपए क्लिक मतलब क्या, पहले 84,000 देने के, फिर जो भी इंसान ने सर्च किया मेरा नाम सब जो ऊपर आया और उसने क्लिक किया, फिर उसने कॉल करा नहीं करा बात की बात, क्लिक किया, मेरे 13 रुपए माइनस। प्रीपेड 84,000 है वो। और आपने मान लो कोई मेरा कंप्यूटर बैठ गया मुझसे दिमाग लगाने, बोले ऐसा क्या, क्लिक 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 क्लिक, हर क्लिक पे 13 रुपए बर्बाद। बस सोचिए, इसलिए मैंने बोला भाई ऐसा नहीं चाहिए। और एक क्या होता है गूगल में, ये सारी चीजें ना ये सालाना बेसिस पे होती है। तो जितने भी लोग गूगल पे, जस्ट डायल भी तो वही फॉर्मेट है, जस्ट डायल पे कॉल किया, बिजनेस का मॉडल देखिए, आपसे पैसा, आप बोलेंगे क्या अच्छा यार जस्ट डायल, क्या समाज सेवा कर रहा है। अरे समाज सेवा आप जैसी यूजर के लिए, जिसका भी नाम है, मतलब मुझे एसी डीलर चाहिए, पूना के स्वारगेट एरिया के एसी डीलर, ऐसे आएंगे क्या। जो ऊपर के 3 नाम होते हैं ना वो पूरे पैसे देके आते। अगर आपने पैसे नहीं दिया ना, आपका नाम पर नीचे कोपचे में डाल दे, दिखेगा भी नहीं, दूसरे पेज पे आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान जब कॉल करेगा तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस उनको देता है जिनका नाम ऊपर आता है। बोलो यार सही बोल रहा हो क्या नहीं, ये बिजनेस का मॉडल है। ऐसे गूगल को आज देखना है आपको। मैं गूगल का केस स्टडी बताऊंगा, अगला आंसर देने वाला इंसान यहां से बहुत बड़ा प्राइस जीतेगा, 501 रुपए जीतेगा, अगर आपने मुझे गूगल का केस स्टडी समझा के बताया तो। मैं गूगल का केस स्टडी दे रहा हूं, आपको बताना है सर्वाइवल क्या हुआ गूगल में, स्टेबिलिटी क्या हुआ, ग्रोथ क्या हुआ, एफिशिएंसी क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ। आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है ना। ये रही गूगल आपके सामने, गूगल की केस स्टडी आपके सामने ये रही। अब सर अभी हम लोग क्या डिसाइड करना है, आपको बताना है इसमें सर्वाइवल क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, ग्रोथ क्या है। ये रियल लाइफ केस स्टडी है, ये सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं है, पूरा रियल लाइफ। बताओ क्या होता है। इट वाज स्टार्टेड एज व्हाट, रिसर्च प्रोजेक्ट बाय लैरी पेज और क्या नाम देखो, सर्जी बिंग, 2 PhD students in Stanford University 1996 में, and the domain google.com was registered। 1997 में गूगल आया। गूगल कौन सा, जो हम लोग गूगल यूज करते हैं। और दे फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आई, एंड वो क्या बोलते हैं, फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड देयर कंपनी 1998। आप दिमाग में रख लो इसको क्या बोलना है, एक भी आंसर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। दिमाग में रख लो ये क्या है, ठीक है ना। ये सर्वाइवल है, स्टेबिलिटी क्या है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपसे बताना ही क्या है बाद में। जो भी सबसे पहले हाथ ऊपर करेंगे मैं उसको पूछूंगा। It was stabilized in this many years because it was web-based search engine। तो क्या किया इन्होंने 1998 से लेके 99, 2000, 2001, ऐसा क्यों मैंने बोला, बिकॉज 3 साल तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। समझ गया मुझे क्या बोलना। और बाद में 2001 में लगा कि यार आप कुछ और कर सकते। एक्वायर पैरालैब्स 2001 ड्यू टू विच गूगल डॉक्स। आज देखोगे कि MS वर्ड जैसा गूगल डॉक आता है। गूगल कभी भी माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल का और माइक्रोसॉफ्ट का जमता नहीं है।
तो गूगल विल नेवर यूज माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स। तो गूगल में जो खुलता है वो किस में खुलेगा समझो, गूगल डॉक बोल के आता है एक, तो उसने उसको एक्वायर किया। एक्विजिशन ऑफ यूट्यूब किया 2006 में 1.6 बिलियन में। कितना सस्ते में खरीदा। आज गूगल के यूट्यूब की वैल्यू जानते हो, बहुत ज्यादा, वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। इन ईयर 2006 अक्टूबर जो भी लिखा है, ये क्या लिखा, वेब बेस्ड बिजनेस बोल्स्टर फॉर इंक्रीजिंग पोजीशन इन व्हाट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, ये भी उन्होंने एक्वायर किया। ये एक्वायर किया, इसकी बात की जानो कि तो 2010 में दे हैव एक्वायर्ड एंड्रॉइड। 2008 में उन्होंने नासा से टाइप किया, जो यहां पे लिखा नहीं पर मैं इसे बता रहा हूं। ये 1 पॉइंट हुआ, ये 2 पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ। 3 बातें बताई अभी तक, 3 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। आपको सिर्फ बता रहा मैं कौन सा बोल रहा हूं। चौथा मैं दिखा रहा हूं ना, दिखा रहा हूं। चौथा पॉइंट आपके सामने क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पे, मैं चौथा पॉइंट पढ़ रहा हूं, आप बता देना चौथा पॉइंट क्या रहेगा। More than 35,000 organizations across 160 countries use smart sheets to organize, plan, execute broad spectrum of project processes. लिखा है इंक्लूडिंग और इसमें उसके ऊपर वाला भी क्या लिखा है, गूगल इज अ बिल्डिंग डेटा सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विच आर मोर इक्विप्ड देन अदर डेटा सेंटर्स। मतलब गूगल ने बहुत डेटा सेंटर्स बनाए ताकि लोग ना, आप देखते हो आज गूगल में नाम लिखने से पहले आंसर आता है। मतलब अगर आपका इंटरनेट जोरों में है तो गूगल से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आपने नाम डालने से पहले आपको आंसर मिलेगा, राइट। ये भी एक बात है। और लास्ट पॉइंट ना, चेक इट आउट, लास्ट में तो लिखा ही है प्रॉफिटेबिलिटी। ये $1 मिलियन है, ये मिलियन, जरा पैसे तो देखो कितने हैं। 2012 का बता रहा, बहुत पुराना डेटा है वैसे भी। 30,000 मिलियन $, 30,000 मिलियन, मिलियन बोलते 10 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 60, इतना पैसा एक साल में कमाती गूगल। आपका समय जो आपको सीक्वेंस में बताना है, मैंने क्या पहले बोला, दूसरे पे क्या बोला, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, आपको जवाब देना है। 5 चीजें मैंने बोली, वो कौन सी थी। जिसको बिजनेस आता है बड़ा मजे लीजिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आउटस्टैंडिंग है। आपने जो इसके पहले पढ़ा था थियरी था, अभी उसका प्रैक्टिकल है। हर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के साथ में, थियरी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। हाईली कॉन्फिडेंट, हाईली कॉन्फिडेंट। चिंटू रेड टी शर्ट आएंगे आप, बहुत दिनों से इसको मुझे बुलाना था, आजा अभी। श्योर है ना, आंसर देंगे आप पक्का। आइए, बहुत स्वागत है आपका इस शो पे। क्या नाम है आपका? यश। यश चोपड़ा के लिए बस जोरदार डाले, क्या बात है। यश आपका भी नाम है, राइट। और इन्होंने जब भी बोला सही बोला, उम्मीद आपसे भी यही करते हैं। क्या है पहला पॉइंट, ये मैं बता रहा हूं। जैसे गूगल ने 1997 में स्टार्ट किया होगा सर, पहले वो सर्वाइवल पार्ट था उनका, सर्वाइवल पार्ट था। क्योंकि जब कोई इंसान पैसा कभी डालेगा सर्च इंजन, तो पहले यही सोचेगा जितना पैसा मैं लगा रहा हूं उतना तो निकल जाए। 1998, 99, 2000, 2001 तक उन्होंने अपने आप को कुछ नहीं किया। स्टेबिलिटी मतलब क्यों स्टेबिलिटी बोला आपने? सर जब स्टार्ट किया था ना, तब उनको फिर बाद में लगा कि अब कुछ प्रॉपर हुआ, थोड़ा बहुत उन्होंने कमाना चालू कर दिया था। हाँ, तो मतलब उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। मतलब क्या नहीं किया? हाँ, एक्वायर नहीं किया। जैसे मैंने 2008 में कोचिंग क्लासेस चालू की है, 2014 तक मैं पुणे में ही था ना। दिस मीन्स आई हैव स्टेबल्ड माई सेल्फ। अगर मेरे को ही मैं स्टेबल नहीं हूं और डायरेक्टली अगर एक्सपेंशन करूंगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन पहले स्टेबल करती है अपने आप, बाद में क्या सोचती है? थर्ड वाला पॉइंट क्या है? उन्होंने यूट्यूब को लिया है, उन्होंने ये क्या है? ग्रोथ है। तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट ये रहा आपके सामने। अब उन्होंने क्या किया है? एफिशिएंसी बढ़ाया। ऐसा क्यों लगा? ये थोड़ा सा पॉइंट क्रिटिकल लगता है मुझे। क्यों? सर एक ग्रोथ से वो और आगे गए सर। नहीं, पर एफिशिएंसी क्यों है? मतलब उन्होंने बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए और उनको फास्ट मिलने लगा। एफिशिएंसी हुई मतलब क्या हुआ? सर फास्ट चलने लगा। जैसे अभी गूगल आप टाइप करो, पहले आ जाता पहले है, आंसर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी मतलब कम समय में ज्यादा काम है, वो भी तो एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे इन्होंने बोला है कि इनका जो सुरभि नाम का ब्रांड है, राइट, उन्होंने उसका क्या किया? पहले मैन्युअली काम चल रहा था। सूरज सुना आपने क्या किया था? आंटी फिर पहले पापड़ और पिकल बना दी थी, अभी सब ऑटोमेटिक हो गया है। तो पहले आंटियां जो काम करती है वो कौन कर रहे हैं? अब वो सब ये कर रहा है, ऑटोमेशन मशीन कर रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट ये प्रॉफिटेबिलिटी का है, वो तो लिखा ही था। बिल्कुल आपका जवाब एकदम दिल में गया है। क्या आप सभी को समझ गया है? ये तो वाज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर गूगल के सारे 5 ऑब्जेक्टिव आपने देखे हैं। मतलब गूगल के भी 5 ऑब्जेक्टिव, मतलब गूगल भी स्टेबिलिटी से गुजरा है, गूगल भी सर्वाइवल से। कई लोगों को लगता है बेटा कि जो बहुत पैसा ले उसने कभी जिंदगी में खराब दिन देखी ही नहीं, मतलब डायरेक्ट वो ग्रोथ में जंप किया। ऐसा नहीं होगा।
हर आदमी जब बिजनेस आएगा किस टाइप का है? से भाई कोई भी बॉलीवुड का स्टार भी ले लो भाई, दीपिका पादुकोण स्टेबिलिटी सर्वाइवल से गई है। पहली बार ब्रेक मिला था वो हिमेश रेशमिया के सॉन्ग में आई थी, सबसे पहली बार हिमेश रेशमिया ने लाया था उसको। मालूम है कौन सा सॉन्ग था वो? तब उसका शुरुआत की थी, तब तो सर्वाइव तेरा 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 सुरूर। उसके पहले भी और एक गाना था, अब तो हॉलीवुड में है सर। वो दूसरा था, तेरा तेरा सुरूर का दूसरा गाना था एक, और एक तरफ से हिमेश रेशमिया था और एक तरफ से वो थी। सोचो हिमेश के साथ में काम किया उसने। मतलब हर किसी आदमी का एक टाइम होता है। आप बोलो कि आप तो दीपिका पादुकोण हैज व्हाट बिकम द मोस्ट, क्या बेटा तो हॉलीवुड चली गई है। हॉलीवुड चलेगी, देखो कितना आगे जा रहा है। क्या आपको दीपिका को देखते लगता है उसने एक्सपेंशन किया है? हाँ। नहीं बेटा, मैं डिड आई आस्क यू समथिंग? एक्टिंग में है मेरा बच्चा, यही है जो मुझे समझ सकता है, राइट? सही बोला। और बेटा प्रॉफिट कमाती होगी दीपिका ऑब्वियसली। चला मतलब हॉलीवुड में क्या एक्सपेंशन ही हुआ ना? गलत क्या हुआ? आपको मालूम है बाहुबली का जो एक्टर है वो भी ऐसा कुछ बाहरी नहीं था जब तक बाहुबली, मतलब था एक्टर, पर क्या अभी कितना पैसा लिया उसने मालूम? बाहुबली के, बाहुबली टू के लिए ही हैज टेकन 25 करोड़। तो यार क्या ना, नाम क्या, एक साउथ इंडियन बंदा है वो अभी बॉलीवुड में काम कर रहा है, राइट? सो मच, राइट एवरीबॉडी? हे गाइस, शाहरुख खान ने भी अपने धंधे का एक्सपेंशन किया। शाहरुख खान का कंस्ट्रक्शन स्कीम आ रहा है और इन्वेस्टमेंट जानते हो 3800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शाहरुख खान कर रहे हैं। कहां पे? दुबई में। सोचो शाहरुख खान क्या है? एक्टर and he has invested 3,800 crores rupees। शाहरुख खान कैसा है? सिर्फ एक्टर नहीं है वो, इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। कितने सारे उसका वो अपना आईपीएल से पैसे कमाता है, केकेआर से पैसे कमाता है, कितना बॉलीवुड से कमाता है। रेड चिली उसका प्रोडक्शन हाउस है। डोंट यू थिंक? नहीं फॉरगेट अबाउट दैट, मुझे शाहरुख खान से मुझे मेरा फेवरेट भी नहीं है वो, पर आई एम सेइंग यू नो, डू यू थिंक ही हैज द बिजनेस सेंस? कितना दिमाग है क्या? नहीं। क्या जाके क्रिकेट की टीम लेता है, कुछ कितना डाइवर्सिफाइड है, कहा तो बॉलीवुड में, कहा तो क्रिकेट की टीम ले रहा है। ही हैज एक्सपेंडेड सो मच, राइट? तो ऐसा होता है दुनिया में हर कोई। बेटा बहुत यश हमारे शो पाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको प्राइज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना अभी। आर यू देयर गाइस? हे गाइस, आर यू देयर? सॉन्ग मत बोला अभी, क्या 10-15 मिनट बचे, 20 मिनट्स क्लास में गाना कल बजाते बस। अच्छा सुनना ही है, 1 मिनट सुनेंगे बस, ओके? अगले 2 मिनट कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ मस्ती करेंगे, ओके? मुन्ना माइकल नाम है मेरा। 3 बत्ती में किसी से भी पूछेगा ना तो हाथ पकड़ के घर पे छोड़ेगा। मेरी शान दिखंग करती है, डे नाइट ये कॉल करती है, कभी गड्डी में ले जाओ कभी शॉपिंग करा, हर रोज ये तंग करती है। मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है, ये मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है, ये मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है। मुझे व्हाट्सएप ये करता है, लोकेशन चेक करता है, तुम यहाँ पे न जाना तुम वहाँ पे न जाना, सारा रोज ये शक करता है। मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है, ये मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है। मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है, ये मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है। टेंटरम, एक नंबर की नहीं है शर्म, खुद को समझे सुपर हीरो, मुझको थोड़ा लगता पानी कम। मेरे नखरे दो ना झेले, अपने सौ दिखलाती है, लव की ABCD पढ़ना मुझको क्या सिखलाती है।
डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है ये मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है परेशान दिगम करती है डे नाइट ये कॉल करती है कभी गड्डी में ले जाओ कभी शॉपिंग करा हर रोज ये तंग करती है मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है ये मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है ये मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है मेरा वाला डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है Okay, guys, welcome back. Okay, now इस चैप्टर में आगे बढ़ रहा हूं मैं. अगले एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं मिल रहा हूं आपसे. बहुत ही जोरों का कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा सुन के भी, एकदम सुपर्ब. इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पोर्टल बाबा. माइकल मुन्ना माइकल ने बेटा आखिरी देखो माइकल पोर्टर, बस वही आदमी वो जो दिख रहा है. नहीं आखिरी क्या पेज नंबर है वो 16 पे एक अंकल का फोटो दिख रहा होगा आपको, राइट. ये मेरे बचपन के ही दोस्त है. ये जो भी होगा ध्यान से देखिए. ये इंसान है. सर ये आदमी कौन है कौन? ये वैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मतलब वैसे एक प्रोफेसर है, सुनिए. वैसे इस आदमी को देखिए. ये आदमी नहीं बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट गुरु है. सर ये है कौन? वैसे अक्सर किताबों में थ्योरी उनकी आती जो मर जाते हैं. मरने के बाद लोगों के विचार आते हैं कि इस आदमी ने ये बोला था. ये आदमी अभी जिंदा है, 70 साल की उम्र है. ये प्रोफेसर है और मैनेजमेंट पढ़ाते हैं. और इस आदमी ने बिजनेस कैसे करना है ये हजारों लाखों लोगों को समझाया. बहुत होशियार आदमी, देखो चेहरे में दिख रहा है. वेरी वेरी ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा. अरे मतलब इसके लेक्चर अगर दे रहा है, अगर ये लेक्चर दे रहा है अपने, तो समझ लो इसको अगर आपको इंडिया में बुलाना है तो आपको इसको पहले 2-3 करोड़ रुपए देना पड़े तभी इंडिया में विजिट करेगा. लेक्चर देता सिर्फ. मैनेजमेंट गुरु बिजनेस लीडरशिप सिखाता है. ऐसे बहुत लोग करते हैं इंडिया में, बिजनेस करना सिखाते हैं. ये उसी में से एक है. बहुत होशियार आदमी है. इस आदमी की एक थ्योरी दुनिया में बहुत पॉपुलर होती है जिसका नाम यही आपके जो किताब में लिखा है, माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस. सर ये कॉन्सेप्ट में मजा आएगा? अरे मजा नहीं, माहौल बनेगा. देखो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे कुछ आ रहा है. अब बताना मैं क्या बोल रहा हूं. बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, टॉप 10 लोग देख लिए. ये एक अगला कॉन्सेप्ट है. क्या लिखा है यहां पे? ये 5 फोर्सेस है. आपका ध्यान है तो बहुत क्लियरली समझाऊंगा और बहुत प्रैक्टिकली समझाऊंगा, राइट. आप समझ लेना. अगर किसी भी इंसान को अगर बिजनेस ऑन करना है, बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूं, पहले माइकल पोर्टर कहते हैं पहले मुझसे सुनो कि बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए. अगर मैं कहता हूं कि पैसे लगाओ तो ही लगाना, वरना मत लगाना, नहीं तो धंधे में नुकसान होगा. विजय माल्या को बोला था माइकल पोर्टर ने, पैसा मत लगा विजय, बहुत ऊपर जाएगा. नहीं सुना ना, ग्रैंड मस्ती किया है. विजय को बोला था, देख विजय तू जिस धंधे में जा रहा है, देख एक पॉइंट समझा रहा है, पूरा अंदर जाएगा. देखो इंडस्ट्री राइवलरी लिखा है. राइवल्स का मतलब होता है खूंखार कॉम्पिटिटर्स. आम जनता नहीं, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत होते रहे, जलवे बिखरने वाला कॉम्पिटिटर, जैसे कोक पेप्सी. राइवल समझता है, कांटे की टक्कर है, मतलब जोर होगा. राइवल्स उसको बोलते हैं. राइवल्स मतलब क्या है? इधर छपरी आदमी नहीं, एकदम जैसे मान लो कि मैकडी केएफसी. आपको एक सुन के लेना. अब बताओ किंगफिशर, व्हेन किंगफिशर वाज लॉन्च इन इंडिया, पहले माइकल पोर्टर को मैंने कहा देख विजू पूछ, विजू माइकल से पूछ तो अंदर जाएगा. बोले नहीं, मैं लोगों को पानी का पैसा लेता हूं. वैसे विजय माल्या इज वेरी वेरी ऊपर वाला आदमी है, वो बर्बाद नहीं है. उसके यूबी ग्रुप में आज भी बहुत पैसा है. उसकी दारू सर, वो मतलब क्या, यूनाइटेड ब्रेवरीज, जानते हो क्या ही है. थोड़ा बहुत दारू का नॉलेज रखने वाले लोग और नहीं रखने वाले लोग भी. मैं पीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पिलाने वालों की. 100 ब्रांड अगर बिकते हैं, 100 ब्रांड दारू के, 70% ब्रांड विजय माल्या के होते हैं. भारत का आदमी आज चैन की नींद सिर्फ विजय की वजह से लगाता है, सोता है.
यूबी ग्रुप, आएगा ये, जाने दो वैसे। और ये यूबी ग्रुप क्या था वैसे, ध्यान से सुनना। इसने क्या किया, आप जितने भी ब्रांड्स के नाम जानते हो ना, मतलब जो थोड़े बहुत, वो सब इधर विजय माल्या के। ये विजय माल्या इतना चालाक आदमी है, जो 2 नंबर पे कंपनी, वो सब दिखाता हो, डेटा भी आने दो। इसने क्या किया था, जो 2 नंबर की दारू वाली कंपनी थी उसको भी एक्वायर कर ले। अब वर्ल्ड के पहले इसका 50 कुछ % शेयर था मार्केट में, सेकंड वाले का 20-25 था। सोचो उसको भी एक्वायर कर लिया। जो मेरा सेकंड नंबर का कॉम्पिटिटर था उसको भी एक्वायर कर लिया। अब 70% लोग जब पीते हैं तो समझ लो विजय माल्या के नाम पे पीते। आज भी वो बर्बाद सिर्फ एयरलाइन में हुआ है। ध्यान से सुनना, वह आदमी आपको लगता है ना, आप बहुत नीच देखते हो ना, नीच है, बात करने से पहले 10 बार सोचना उससे, वो विजय माल्या है, राइट। पर उसने इतनी बात, जब उसका किंग, आपको तो किंगफिशर एयरलाइंस वाज वन ऑफ द सब्सिडी ऑफ द यूबी ग्रुप। दारू वाले ने क्या कहता, अपने थोड़ा पैसा निकाल के उन्होंने किंगफिशर, सब्सिडी समझते हैं ना, एक किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट किया था। और वो एयरलाइन उसका लॉस मेकिंग था। मैंने बोला था माइकल से पूछ ले, माइकल ने बोला था देख विजय अच्छा नहीं है, ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं तो मत कर। बोले नहीं मैं करूंगा, कर ले जिस, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे। बताओ अगर थोड़ा नॉलेज है तो बताइए, आज एयरलाइन इंडस्ट्री में किसका मार्केट शेयर ज्यादा है, कौन राइवल्स है? फालतू की जवाब मतलब कोई भी एयरलाइन का नाम बता दो। इंडिगो, गो एयर, विस्तारा, जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर एशिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया। सुनेंगे आप? पहली बात तो ये सुन लो, थोड़ा नॉलेज बताओ, कौन सी एयरलाइन की कंपनी आज भारत में सबसे आगे है? सबसे ज्यादा क्या है यार, कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा चलने वाला जो है, आज आपको जानकर थोड़े से ताजुब होगा कि यार इतनी सारी एयरलाइन है, इनमें से सिर्फ 2 ही कंपनीज है, 2 कंपनीज जो 2015-16 में प्रॉफिट कमा पाई। समझ रहे हो? सर फिर बाकी सारे लॉस मेकिंग है। एयरलाइन का बिजनेस करना एक हवा है, एक ग्लैमर है, ग्लैमर। एयरलाइन बोलेंगे जेट एयरवेज का ओनर है, कैसा देखेंगे आप उसके पास? ग्लैमर है ना। बाकी धंधे में लॉस हो रहा है। 2 ही कंपनियां जिन्होंने प्रॉफिट बनाया, सबसे नंबर 1 पे है आज भारत में, जिसका नाम है, जवाब दे दो प्लीज, जवाब दे दो हमें प्लीज, नाम तो सुना ही होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, आपको मैं बता रहा हूं, एग्जांपल सुन लेना। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मार्केट शेयर ऑफ, नहीं, एयरलाइन कंपनीज इन इंडिया 2017। ध्यान से देखिए, दिख रहा है इंडिगो 42% पे, इंडिगो आज भारत में सबसे आगे है। और आप सभी जानते हो बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया है। 40 मतलब आधी एयरलाइन तो सिर्फ इंडिगो के नाम पे है। और आप देख रहे हो स्पाइस जेट से 12% पे, एयर इंडिया से 12%। आप बताओ एक जमाने में जब वो आया था किंगफिशर, उसको माइकल ने ही बोला था तुम मर मत इस बिजनेस में, ये जो है ना ये तुझे खा जाएंगे। ये जो है डाकू लोग है, स्टेबल लोग है, ये ऑलरेडी धंधा जमा के। एक सिर्फ एयर, वो ये नहीं था पहले, एयर एशिया नहीं था, एयर एशिया अभी है टाटा का, ये मालूम ना, ये सिंगापुर की कंपनी है, ये उनका एयर एशिया नाम का कंपनी था, वो टाटा एयर एशिया हो गया, मर्जर हुआ टाटा और एयर एशिया के बीच में, कोई बात नहीं। बाकी तो सब वैसे ही चला रहा है। इसके बीच में किंगफिशर जम कर रहा है। उसको पहले होता माइकल ने, देख जिस धंधे में अगर राइवल्स ज्यादा होंगे ना, वो धंधे में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगी, कम होगी? बिजनेस सेंस क्या है? अब ऑलरेडी एक कोचिंग क्लासेस ने 10 कोचिंग क्लासेस, अब 11वां आ रहा है, तो बहुत इजीली सर्वाइव करेगा कि डिफिकल्ट है? मतलब पहली बात तो धंधे में आना ही नहीं चाहिए तुमने, क्योंकि राइवल्स ज्यादा है कि कम है? तो बताओ जितने राइवल्स ज्यादा होंगे उतना कंपटीशन का प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? माइकल पोर्टर के 5 फोर्स है, उसमें से एक फोर्स यही कहता है अगर जब बहुत राइवल्स होंगे तो धंधे में आने का। और ये कब सोचने की बात है? धंधे से मरने की बात नहीं, मरने से पहले जब आप धंधे में आ रहे हो, कोई भी आपके लिए भी एप्लीकेबल, कल चाहे कोई भी बिजनेस चालू करोगे, पहले माइकल पोर्टर से पूछने का ये धंधा करूं क्या नहीं करूं, वो 5 चीजें चेक करने का। 5 के जवाब अगर फेवर में आ रहे हैं तो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो बताओ दूसरा पॉइंट कौन सा? राइवल समझ गया आपको?
दूसरा पॉइंट बताइए, दूसरा पॉइंट, दूसरा कोई भी बोल। अच्छा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बोलते हैं। चलो मैं आपके सामने एक बुक क्या बोलते हैं, मेक माई ट्रिप खोलता हूं। यहां से मुझे जाना है पुणे से दिल्ली, मेक गोवा, क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं लॉन्च कर रहा हूं ना परबनी एयरलाइंस, कुछ भी अगर थोड़ा नॉलेज है, किसी ने आज तक अगर इस शब्द को सुना होगा, आपको जवाब देना है। यहां पे बायर्स का बार्गेनिंग पावर है कहीं? ये एक फोर्स है, ये किसने चेक करना चाहिए? जो भी इंसान एयरलाइन के बिजनेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसने 500 को चेक करना चाहिए। आप बताओ, बायर्स का बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या होता है? बायर की पावर ज्यादा है कि कम है? बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है या कम है, यह चेक करना चाहिए, है ना? अब थोड़ा सा नॉलेज बताएंगे। अगर मैं यहां से मैं लिखता हूं पुणे, पुणे टू गोवा और जा रहा हूं 22 तारीख को, और मैं बोलता हूं सिर्फ मुझे वन वे जाना है और मुझे सर्च करना है। आप बताना कितनी फ्लाइट्स आती है, आप देख लेना, और बताओ बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी या कम होगी? बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा मतलब बायर की बहुत चलती है। बायर डिसाइड करेगा कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, बायर को कोई फोर्स नहीं कर सकता। विस्तारा जा रहा है, एयर इंडिया जा रहा है, एयर इंडिया जा रहा है, जेट एयरवेज जा रहा है, जेट एयरवेज जा रहा है, जेट एयरवेज जा रहा है, राइट? आपसे मेरा सवाल है, ये कौन है ऊपर? हाँ, अभी मैं और पेज 2 करता हूं, और भी बहुत सारे हैं। आप मुझे बताएंगे इज्जत से, बायर के ऊपर प्रेशर है या एयरलाइन के ऊपर प्रेशर? चल रही किसकी? चल रही मतलब ज्यादा डिमांड, मतलब इज्जत किसको है? बायर को, हमारे जैसे लोगों को है कि एयरलाइन को है? हम जैसे लोगों को है। अरे इतनी सारी है, मैं डिसाइड करूंगा ना। अगर मार्केट में अगर एक ही चीज बेचने वाला होता, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मोनोपोली का है IRCTC, झक मार के वहीं जाना है। वो बोलेगा नहीं ये तो नहीं है, है तो वो जितने रेट में बोल रहा है, आप बोलेंगे नहीं नहीं अगर ये नहीं रेलवे तो मैं दूसरी रेलवे में जाऊंगा। जा, यहां ऑप्शन है ना। बताओ यहां पे बायर का बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होगा कम होगा? मतलब बायर्स की चलेंगी। तो बताओ अभी एयरलाइन की इंडस्ट्री में आने वाला किंगफिशर अगर है तो उसको लिए अच्छी बात है, गंदी बात है? क्यों? उसके लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है? क्योंकि वो जब लाएगा, अरे बोलो ना यार, तो उसकी चलेगी या नहीं चलेगी? क्योंकि उसके से 6 लोग और एयरलाइन लगा के बैठे। मतलब वो बोलेगा मैं मेरी एयरलाइन पूना गोवा की 25,000 में रखूंगा, लोग बोलेंगे कम तू जाके ले। मतलब यहां पे अगर रेट डिसाइड करना है तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। मार्केट में 6 लोग और बैठे हैं, तो बताओ क्या हुआ यहां पे? अरे क्या हुआ? 2 बातें हैं। अब मैं 3 सवाल के लिए आपके पास में अब लेके आ रहा हूं रिचार्ज आपके लिए। फिर से एक बार थोड़ा इंडस्ट्री का नॉलेज रखने वाले, एयरलाइन का नॉलेज रखने वाले लोग जो भी जवाब देंगे, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर एंड सब्स्टिट्यूट, भारत में एयरलाइन का सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, और भारत में एयरलाइन का सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, और भारत में सप्लायर का बार्गेनिंग पावर है कि नहीं। किसकी बात करूं मैं? एयरलाइन इंडस्ट्री की। और यू हैव टू थिंक फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? एज अ कस्टमर डोंट थिंक। सोचो आपकी एयरलाइन लॉन्च कर रहे हो और माइकल पोर्टर क्या बोल रहे हैं, 5 चीजें सोचो, 5 चीजों ने अच्छा जवाब दिया फेवर में तो लाओ। अभी 2 देखिए, 2 में तो अनफेवरेबल है। कौन से 2 देखिए हमने? तो राइवल बहुत सारे, तो माइकल बोलता मत आओ। बायर की बहुत चलेंगी, देखो वैसे भी तुम लाओगे तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं, रेट बायर्स कंट्रोल करेंगे। बोलो, तो इसका मतलब क्या दोनों फेवरेबल थे अनफेवरेबल थे? कौन जवाब देगा सब्स्टिट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से? आज मैं आपका रियल बिजनेस सेंस जानना चाहता हूं। ये थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत आपको बिजनेस समझता है, आपको लगता है अच्छा मुझे बिजनेस बहुत पसंद, तो आपने जवाब देना चाहिए। एयरलाइन के सब्स्टिट्यूट है या नहीं है? सब्स्टिट्यूट मतलब कौन जवाब देगा यार? बाकी जो लोग दिमाग वाले की बात है, जिसको दिमाग ने कुछ ये रट्टा मारने वाला पॉइंट नहीं है। हाँ बेटा खड़े हो जाइए आप। इनका बोलना है एयरलाइन का सब्स्टिट्यूट रेलवे हो सकती है, और जहाज भी हो सकती है, रोड भी हो सकता है। आप फिर से बोले, जवाब दीजिए। आपका ये सवाल है एयरलाइन का सब्स्टिट्यूट रेलवे बस है या नहीं है?
आधे लोग हाँ बोल रहे, आधे लोग नहीं बोल रहे, और आप कहते हो आप आईपीसीसी में हो। आपको ये भी सब्स्टिट्यूट का मतलब समझता है? चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, पर चाय का सब्स्टिट्यूट शरबत नहीं है, पेप्सी नहीं है, कोक नहीं है। अंदर सब आपको क्या लगता है? आप सर मेरे को नहीं लगता है एयरलाइन का सर। एयरलाइन का क्यों? जो इंसान हवा में उड़े तो वो रेलवे से जाएगा, कैसे जाएगा सर? क्यों रेलवे नहीं जाती? हवा से थोड़ी जाएगा। नहीं नहीं, हवा से नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूं। मान लो अभी नहीं जाए तो क्या रेलवे सब्स्टिट्यूट होगा या नहीं होगा? हाँ कि नहीं? नहीं। कितने लोग ना, मतलब रेलवे सब्स्टिट्यूट नहीं है, और बाकी लोग कितने लोग तो हाँ है? एंड द करेक्ट आंसर इज, आप ही जवाब देंगे, मैं नहीं। अगर मैं आपको समझाता हूं, मैं अभी 2 दिन दिल्ली गया था, सैटरडे संडे। आप बोलते सर एक काम करो, पैसे बचाओ, रेलवे से जाओ, तो मेरी क्लास को 2 दिन नहीं 4 दिन की छुट्टी देना पड़ती। तो इसका मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि रेलवे सब्स्टिट्यूट है। रही बात इंडिया के, अब इंटरनेशनल टूर में तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बोले मैं रोड चल रहा हूं, तो कहां से जाएंगे बेटा? बोले मैं गड्डी भी जाऊंगा, जा। रेलवे में जाऊंगा, जा। इंटरनेशनल लेवल पे क्या वो सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक होती है स्पीड मैच। भारत में एयरलाइन का स्पीड जो उड़ता है 850 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड चलता है। 35,000 फीट हवा में ऊपर उड़ता है, और स्पीड रहती है 1 घंटे में 850 किलोमीटर तेजी से रफ्तार से भागता है। और रेलवे का मैक्सिमम स्पीड, वो भी राजधानी एक्सप्रेस का, भारत ने नोन किया था 290 या 310 कुछ तो। और वो भी भारत में हर कोई राजधानी नहीं है। कुछ पैसेंजर में जाओगे तो आपको समझे ना आपके साथ क्या हो रहा है। और कभी भी बाजू में लग जाती हो, बाजू में लगा 2-2 घंटे से वहीं रहो, बोले रेलवे में ऐसे लोग फुर्सत में ही रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे एक दिन, मान लीजिए मैं मोदी जी को बोल रहा हूं, मोदी जी आप क्या करो, पैसा बचाओ, ये जेट मत यूज करो, प्राइवेट जेट, रेलवे से घूमो। डू यू थिंक इट इज अ सब्स्टिट्यूट? नो। आप बताओ, जवाब देना, सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? रोड तो बिल्कुल नहीं है, रेलवे थोड़ा बहुत आपको लगता होगा, पर वो भी नहीं है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। आप मुझे बताओ, अच्छी बात या गंदी बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एक एयरलाइन जो इंडस्ट्री ला रहा है, वो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, फालतू जवाब मत देना कि ये अच्छी बात है गंदी बात है। क्यों? लोगों को झक मार के फ्लाइट में घूमना ही पड़ेगा, मतलब फ्लाइट का अपना एक इज्जत है, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, फ्लाइट का बिजनेस चलता ही रहेगा। मतलब 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट लगा जो मुझे फेवरेबल है। हाँ, चौथा पॉइंट आ रहा है आपके सामने, सप्लायर्स का बागनी बार। थोड़ा नॉलेज बताएंगे, वर्ल्ड के अंदर एयरलाइन बनाने वाले कितने लोग हैं? एयरलाइन बनाने वाले सप्लायर ज्यादा है या कम है? आज समझ आएंगे आपको कितना जनरल नॉलेज है। कम है। और क्या बताएंगे कितने, और क्या नाम है? अभी मूवी टिकट दे देंगे खड़े खड़े आपको। नाम बताओ, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करेंगे। कोई है? नॉलेज की जीके? हाँ जी, पूरी क्लास में किसको बोला नहीं? हाँ बेटा खड़े हो जाओ। बोइंग एंड एयरबस, एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए। क्या बात है यार, इधर आओ, इधर आओ आप। अरे इधर आओ, नहीं क्या हम बुला रहे हैं, हम यहां की सरकार है, इधर आओ। यह कह रहा है पूरे वर्ल्ड में एयरलाइन, एयरक्राफ्ट बनाने वाले, बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। इधर आ जाओ बेटा। कौन से कंपनी का नाम दिया? सर बोइंग और एयरबस। और इनका जवाब बिल्कुल सही है, बोइंग एंड एयरबस। ये 2 ही कंपनियां हैं पूरे विश्व में, इंडिया की बात, विश्व में जो एयरलाइन बनाती है। इनके अलावा एयरक्राफ्ट कोई बनाता ही नहीं है। अब बताओ बेटा, सोचने की बात है। वैसे तुमने कहां सुना था ये? सर वो नेशनल जियोग्राफिक पे देखा। आपने कभी देखा था कैसे? वैसे आपने सही बोला, पर थोड़ा नॉलेज बताएंगे। ये माइकल पोर्टर का चेहरा आप जानते हो? ये थोड़ी देर पहले हमने इनको देखा था, अंकल आए थे एक, राइट? ये अंकल आप बताएंगे, ये अंकल बोल रहा है, क्या बोल रहा है मालूम है? ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जिस धंधे के सब्स्टिट्यूट ज्यादा नहीं, वो अच्छी बात है गंदी बात है? किंगफिशर के लिए कुछ भी हलकट जवाब मत दो। अगर मान लो मैं एयरलाइन और हम सब किंगफिशर के ओनर है, हम एयरलाइन चालू करेंगे और बेचने वाले एयरक्राफ्ट देने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो ये हमारे एयरलाइन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग द ओनर ऑफ किंगफिशर अच्छी बात है गंदी बात है?
बिजनेस करने वाले सारे लोग बताएंगे। गंदी बात क्यों? सर, बार्गेनिंग पावर नहीं कर सकते। मतलब हम बोलेंगे ना इतने में दे, वो बोल रहा है एक फ्लाइट आपको मिलेगा 120 करोड़ में, मैं बोलूँ नहीं हमको नहीं देंगे, मैं बोलूंगा 40 करोड़ में दे रहा क्या, बोले नहीं देंगे, मैं बोलूँ मैं नहीं लूंगा, बोले मान दे, बोले मैं किसी और से लेके दिखा, नहीं लेके दिखा ना, बोले मैं किसी से भी लेके दिखा फिर। और ये बोइंग और एयरबस जो है ना, ये दोनों का एकदम मस्त कोलैबोरेशन है। उन्होंने मस्त मार्केट को कवर किया, ये आधे वर्ल्ड को बेचता है, आधे वर्ल्ड को बेचता है। अब तुमको बोले मुझे नहीं लेना है, मत ले, बोले देख लो, फिर देख ले, झक मार के वहां से लेना, आपको कुछ बोलना ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने बोल दिया ना 111 करोड़, तो 50 पैसे भी कम नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेचने वाला, अगर मार्केट में 2 ही लोग बेचने वाले हैं, बोलो ना, तो किसकी चलेंगी बेटा? उनकी चलेंगी या किंगफिशर के ओनर की? उनकी चलेगी। उनकी चलेगी। ये बात फेवरेबल लगती है अनफेवरेबल? तो मतलब अभी तक के जितने भी 4 पॉइंट्स देखे, 4 में से 3 तो ये कह रहे कि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये धंधा करोगे मत करो, और एक फैक्टर कह रहा तुम करो। अब आप बताना। थैंक यू वेरी मच शो पे आने के लिए। पोटेंशियल एंट्रेंट्स, कौन जवाब देगा? पोटेंशियल एंट्रेंट्स मतलब नए धंधे में नए लोग बहुत आ रहे, एयरलाइन के धंधे में बहुत लोग आ रहे, ऐसा बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे? बहुत लोग एयरलाइन के धंधे में, मतलब हर रोज नई एयरलाइन लॉन्च होती है। सीए कोचिंग में जब मैं आया था ना, इस बिल्डिंग में मेरे 4th क्लास थी, 4th नंबर की। 3 साल में 25 क्लासेस हो गई है, 25 क्लासेस ये बिल्डिंग में। अब जिधर देखो तो एक नई, हर में तो 1-2 महीने बाद घूमता हूं, एक नई क्लास दिखती मुझे। अब बताओ ये न्यू एंट्रेंट्स है क्या नहीं है? और ये बात सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट की नहीं है, मैं तो पूरे भारत भ्रमण करता हूं। हर कोई बच्चा जो सीए हो गया बोलता मैं भी पढ़ा सकता हूं, मैं भी टीचर, मैं टीचर। न्यू एंट्रेंट ज्यादा है कि कम है? बताओ, जितने न्यू एंट्रेंट्स आएंगे सीए कोचिंग का कंपटीशन बढ़ेगा क्या कम होगा? अब बताओ कितना नॉलेज रखते हो आप कि एयरलाइन के बिजनेस में न्यू एंट्रेंट ज्यादा कम क्या है? कम है? कुछ भी कह रहे हो आप, क्यों कम है सर? ये पूरे जिंदगी में जब से मैं पैदा हुआ ना, और मुझे एयरलाइन समझती है, ये 4-5 लोग ही रहते हैं। ये बहुत मेरे अरसों बाद एक कंपनी को देखा मैंने, ये विस्तार तो वो क्या है और नहीं के बराबर में ही है, और एयर इंडिया आया था, वो भी एयर एशिया को इंडिया में आना था, और टाटा को लगा चलो ठीक है। अभी देखो इंडिया में कोई भी इंसान बड़ा आता ना, जैसे स्टारबक्स को इंडिया में आना था, टाटा से टाइप कर लिया। स्काई को इंडिया में आना था, टाटा से टाइप कर लिया। वैसे स्काई अलग है, टाटा अलग है। लोगों को लगता है टाटा स्काई है। स्काई इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टाटा, स्काई इज द कंपनी, टाइप वो है टाटा के साथ में। जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े ब्रांड्स अगर इंडिया में आना तो उनको मोस्ट ट्रस्टवर्दी आदमी रतन टाटा लगता है। तो वैसा ही ये टाटा एयर एशिया है, वो भी बहुत मुश्किलों से है, वो भी रतन टाटा ने अकेले ने हिम्मत नहीं करी। मुझे बताओ लाइसेंस जल्दी से क्यों नहीं मिलते होंगे? आपको लगता है कि रिलायंस के पास पैसे नहीं? मुकेश अंबानी चाहे ना अभी रिलायंस एयरलाइन चालू कर सकते खड़े खड़े, क्या लगता है उसको लेने के लिए? इतना पैसा है उसके पास। आप बताओ क्यों नहीं है? बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये रिस्क है और बहुत बड़ा लीगल उसके पीछे लफड़ा बहुत है। आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर चल गए तो ये नीचे के आदमी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पैसेंजर विच इज फ्लाइंग, राइट? ऐसा थोड़ी ना एयरलाइन उड़ गई तो और ऊपर गई तो 250 लोग की एयरलाइन गायब हो गई और ये नीचे वाला आदमी सबको ऊपर भेजेंगे। बताओ ये धंधे में नए लोग ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? एक बताओ, कम रहेंगे इस धंधे में। किंगफिशर के लिए ये अच्छी बात या गंदी बात? क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इनसे लड़ना है जिंदगी में। पर अगर मैं 5 पॉइंट में से देखूं, कितने पॉइंट अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल 2 पॉइंट। सारी बातों को देखते हैं माइकल पोर्टर कहता है अगर अनफेवरेबल की संख्या अगर फेवरेबल से ज्यादा होगी तो धंधा मत करिए। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, चंडीगढ़ से पूछा, बोले सर अगर मान लीजिए तुम बोलते ये बहुत तुमको मस्ती है ना, तुमने एयरलाइन का एग्जांपल लो, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है इंडिया का जिसमें तुम्हारे लिए 5 के 5 फेवरेबल है? मैंने कहा एक भी नहीं। मतलब फिर कोई भी बिजनेस लेकर आप चाहते हम ऐसे ही मरे? माइकल पोर्टर ने तो बोल दिया हर धंधा करने से पहले 500। अरे एक भी धंधा आज भारत में ऐसा नहीं जिसमें सारी की सारी फेवरेबल बातें हैं। जाहिर सी बात है, राइवल्स हर जगह पे है। फिर मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, तेरे पास मेरे सामने 3 प्रपोजल है, एक सीमेंट इंडस्ट्री, एक सिनेमा इंडस्ट्री और एक एयरलाइन इंडस्ट्री। बताओ आप क्या करेंगे तीनों में से? बिजनेस सेंस क्या कहता है? क्या करेंगे? तीनों में से वो सिलेक्ट करेंगे जो ज्यादा फेवरेबल होगा।
तीनों के कंपैरिजन में आप बोलेंगे 0, 5 ऐसा नहीं होगा अभी स्कोर, पूरा के पूरा फेवरेबल। आपको देना 3 ऑप्शन मेरे पास है, तीनों में से ज्यादा फेवरेबल कौन है? डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? बताओ कितने पॉइंट्स इसमें? पोर्टर बाबा की है। आप बोलेंगे रेस, RESS रेस, क्या बोलेंगे? मैं पोर्टर बाबा की बोलूंगा, आप रेस बोलना, ठीक है ना? पोर्टर बाबा की जय नहीं बेटा, रेस। पोर्टर बाबा की, बाबा की। अब बाबा की बोला, बाबा मतलब बायर्स का बार्गेनिंग पावर, R मतलब राइवल्स, E मतलब एंट्रेंट्स, S मतलब सब्स्टिट्यूट एंड S मतलब सप्लायर। RESS बाबा मतलब बायर का बार्गेनिंग। बोले बाबा मतलब क्या? बताओ किंगफिशर की दुनिया में बायर का बार्गेनिंग पावर, सोच के बताना, घर पे पढ़ना नहीं आपको, राइट? बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। इसलिए किंगफिशर के लिए बात अच्छी कि बुरी है? R फॉर राइवल्स। सर कितने राइवल है इनके? अच्छी बात है गंदी बात? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किंगफिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से गंदी बात। E फॉर, इस धंधे में तो हर रोज नई एयरलाइन आ रही होगी। अरे जवाब दो ना, नहीं आ रही ना, तो अच्छी बात हुई गंदी बात? अच्छी बात है एयरलाइन के लिए। S फॉर, सर जल्दी सिंह का कोई सब्सिट्यूट नहीं, हवा तो हवा ही है, हवा की बराबरी पानी भी नहीं है, रोड पे भी नहीं है, तो अच्छी बात है गंदी बात? एंड वन मोर S, सप्लायर से 2 ही है, ये कोई भी मुंह मांगी कीमत मांगेंगे, तो एयरलाइन के लिए अच्छी बात है गंदी बात? तो कितने पॉइंट हो गए? 5। बोलेंगे पोर्टर बाबा के, अरे बाबा के। R फॉर बोलिए, याद करो, R फॉर। E से न्यू एंट्रेंट्स, हाँ। S से 2 पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट एंड सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। एंड बाबा, बाबा, बाबा। R for, E for, S for substitute and S for what? बिजनेस करने के 5 ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, पहले सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड व्हाट। आज हमने इसके लिए कौन सा एग्जांपल लिया था? गूगल वाला, राइट? और माइकल पोर्टर के लिए कौन सा लिया? एयरलाइन इंडस्ट्री वाला। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। आई सी यू टुमारो। और उसके पहले बाय बाय गाइस, बाय बाय वर्चुअल।